हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल यूनिट 11 पर्सनालिटी पेपर 1 विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज। हम एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। सो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी होती क्या है, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी क्या है। जो ये पर्सनालिटी वर्ड्स है स्टूडेंट्स, ये आया कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है, जिसका मीनिंग होता है मास्क। इन एंशियंट थिएटर एक्टर्स यूज्ड मास्क टू प्ले रोल्स। रोल प्ले करने के लिए मास्क का यूज करते थे एक्टर्स। लेटर साइकोलॉजिस्ट यूज दिस वर्ड फॉर द आउटर एज वेल एज इनर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। तो बाद में क्या हुआ, जो साइकोलॉजिस्ट थे हमारे उन्होंने इस वर्ड को आउटर के साथ साथ इनर क्वालिटीज को शो करने के लिए भी, किसी भी पर्सन की आउटर एंड इनर दोनों क्वालिटीज को शो करने के लिए इस वर्ड का यूज किया। तो पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स हाइट, लुक्स, क्लोथ्स। आपकी पर्सनालिटी सिर्फ आपकी हाइट से, लुक से, क्लोथ से, मतलब सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी से शो नहीं होती है। पर्सनालिटी में आपकी इंटरनल ब्यूटी भी होनी चाहिए, लाइक थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। तो ओवरऑल आपकी इनसाइड और आउटसाइड दोनों अगर आपके पास ब्यूटी है, तभी आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी मानी जाएगी। अदरवाइज सिर्फ आउटलुक से, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी में सब कुछ इंक्लूड होता है। तो यूपीएससी में आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, जिसे आप इंटरव्यू बोलते हो। ठीक है, तो उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उनके बेसिस पे हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड पर्सनालिटी डिफरेंटली। सबने अलग अलग डिफाइन किया है पर्सनालिटी को। आलपोर्ट ने किया था 1937 में। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical systems that determines his unique adjustment to his environment। तो आलपोर्ट ने ऐसा बोला है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि चेंजेबल है, चेंज होती रहती है पर्सनालिटी। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट। वो क्या डिटरमाइन करती है, वो जो उसका साइको फिजिकल सिस्टम है वो क्या डिटरमाइन करता है कि उसका जो यूनिक एडजस्टमेंट है एनवायरमेंट के साथ, वो कैसा है। तो एडजस्टमेंट के थ्रू आलपोर्ट ने डिफाइन किया है पर्सनालिटी को, कि कोई भी पर्सन है कितना एडजस्ट हो पाता है एनवायरनमेंट के साथ, उसे ही पर्सनालिटी बताया गया है। मींस पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइज्ड प्लस यूनिक प्लस इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। तो पर्सनालिटी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। आपके अंदर क्या दूसरों से अलग है, दूसरों से अलग क्या है, आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको खुद का एक नया वर्जन बनाना है। वही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। आपके और पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, आपके बिहेवियर पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट। अकॉर्डिंग टू कैटल अगर हम देखें तो पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। तो कैटल कहता है कि पर्सनालिटी पर्सनालिटी वो है जो प्रिडिक्शन देने में, प्रिडिक्शन मतलब आप जानते हैं सभी, भविष्यवाणी को बोलते हैं। परमिट अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन, कि दी गई सिचुएशन में कोई भी पर्सन क्या करेगा, आने वाले टाइम में क्या करेगा। तो पर्सनालिटी उसकी उसे ये परमिट करती है। दैट मीन्स पर्सनालिटी हेल्प अस प्रिडिक्ट बिहेवियर। बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है पर्सनालिटी। आइसेंक के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज द स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक। तो आइसेंक के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है? स्टेबल है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आलपोर्ट के अकॉर्डिंग डायनामिक है और आइसिंग के अकॉर्डिंग स्टेबल है, कि मतलब रुकी होती है पर्सनैलिटी। जैसी अब एक इंसान की पर्सनैलिटी है, वो लाइफ टाइम ऐसी ही रहेगी, आइसेंग का ऐसा मानना था। जबकि आलपोर्ट कहता है कि डायनामिक है, चेंजेबल है, चेंज होती रहती है। ठीक है, किसको शो करती है? कैरेक्टर को, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक। कॉमन पॉइंट अगर हम तीनों की डेफिनेशंस में देखें तो कॉमन पॉइंट निकल के आता है पर्सनालिटी का, कि यूनिक पैटर्न है बिहेवियर का, इमोशंस, थॉट्स
दैट रिमेन रिलेटिवली स्टेबल, कि हमारे बिहेवियर का, हमारे इमोशंस का, हमारे थॉट्स का एक यूनिक पैटर्न होता है जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल ही रहेगा, रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। तो मोस्टली स्टेबल रहेगा, ये कॉमन चीजें हमारी देखने में आई है। आलपोर्ट ने वैसे बोला है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर हम तीनों का इंक्लूजन करें तो बेसिकली क्या होती है, यूनिक पैटर्न होता है बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट का, दैट रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हैज टू मेन एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट में तो आपका आउटलुक पूरा, जो भी आपका बाहर की जो भी चीजें हैं वो आ जाती हैं, जैसे हाइट, वेट, अपीयरेंस, हेल्थ, फिजिक, ये सब फिजिकल में आ जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल में आपके इमोशंस, आपकी इंटेलिजेंस, दैट मीन्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे इमोशंस, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज, मोटिवेशन, ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो फिजिकल में जो हमारी बॉडी रिलेटेड होंगे, और साइकोलॉजिकल में जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जैसे इमोशंस, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड मोटिवेशन। दैट क्लियर एवरीवन? बोथ टुगेदर क्रिएट्स अ पर्सन्स यूनिक पर्सनालिटी, और दोनों ही मिलके किसी पर्सन की यूनिक पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि पर्सनालिटी एक तो यूनिक होती है, नो टू पीपल हैव द सेम पर्सनालिटी, कोई भी किसी भी दो इंसानों की सेम पर्सनालिटी नहीं होती। डायनामिक होती है, मतलब चेंजेस होती है, अगर आप लर्न करते हैं, कॉन्टिन्यूसली स्किल सीखते हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, तो लर्निंग के साथ साथ पर्सनालिटी चेंजेबल भी होती है, ठीक है, लर्निंग, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट दैट मीन्स कि हमेशा स्टेबल रहेगा हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है, रिमेन रिलेटिवली स्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब स्टेबल ही रहेगा बिहेवियर, एकदम से तो कोई चेंज नहीं आ जाता, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चेंजेस आना स्टार्ट होता है, तो इसलिए कंसिस्टेंट है। इंटीग्रेटेड है, पर्सनालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ट्रेट्स का। सोशल भी है, सोशल भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनालिटी डेवलप्स इन इंटरेक्शंस विद सोसाइटी, कि अगर हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। तो ये सारे आपके पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी जो होते हैं इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी आर, कि पर्सनालिटी सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हैं, ये भी है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम क्या हैं, कौन है, हमारा पर्सनालिटी का ये मतलब भी है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से बिहेव करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इट इंक्लूड्स थ्री लेयर्स। अगर हम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी थ्री लेयर्स होती हैं। फ्रूट्स मॉडल कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, फ्रूट्स का जो मॉडल है वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जैसे इद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये थ्री लेयर्स हैं फ्रूट्स मॉडल के अकॉर्डिंग। इद में क्या होता है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड डिजायर्स, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स, नई नई चीजें उनके अंदर देख के उनका भी मन करता है मैं भी खरीदूं, किसी का, दूसरे बच्चे का खिलौना देखते हैं तो मैं भी खरीदूं। तो ईद होता है कि हमारे अंदर डिजायर्स होती है और हम उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ भी, जैसे छोटे बच्चे को आप देखते होंगे कि मेरा ये काम कर दे मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, इस तरीके से वो कुछ भी अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। ईगो जो होती है वो ईद और सुपर ईगो के बीच का बैलेंसिंग पार्ट है, रियलिटी बेस्ड पार्ट है ये, बैलेंस ईद एंड सुपर ईगो, ईद एंड सुपर ईगो के बीच का बैलेंस क्रिएट करता है ईगो। दैट मीन्स कि ये ईगो जो स्टेज होती है वो फर्क बता पाएगा कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, और दोनों में बैलेंस भी करता है, कि अगर आपको कोई काम करना है तो ईगो हमारा ये कहता है कि हम कर देंगे, लेकिन अपनी वैल्यूज को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाकर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईगो इन दोनों के बीच का पार्ट है जो अंडरस्टैंडेबल होता है, और इधर सुपर ईगो के बीच में बैलेंस भी कर पाता है, और सही और गलत के बीच में भी वो डिफरेंस सोच पाता है, ईगो जो स्टेज होती है।
तो ये स्टेज आती है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या पता मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। ईगो जबकि बैलेंस करता है, ठीक है। सुपर ईगो क्या है, मोरल वैल्यूज एंड कॉन्साइंस आ जाती है। तो बिल्कुल मोरल वैल्यूज आ जाती है कि बिल्कुल ही ये जो हमारा सुपर ईगो माइंड होता है वो बिल्कुल ही हमें गलत करने से रोकता है। तो ईगो में जैसे हम फिर भी गलत कर लेते थे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी मोरल वैल्यूज को दाव पर लगाकर, अपनी वैल्यूज को, इन सब चीजों को दाव पर लगाकर हम नहीं करते थे, ठीक है। जबकि ईद में हम किसी भी चीज को दाव पे भी लगा देते थे और फिर उसके बाद कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। तो ईगो में क्या होता है, बैलेंसिंग पार्ट, और सुपर ईगो में हम गलत काम करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। ये मोरल वैल्यूज आ जाती है जब हम बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर मोरल वैल्यूज क्रिएट हो जाती है, कॉन्साइंस क्रिएट हो जाती है कि हमें गलत काम करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, चाहे हमें कोई कितना भी लालच दे, ठीक है। तो सुपर ईगो ये है, सबसे ऊपर की स्टेज है कि हमारे अंदर मोरल वैल्यूज और कॉन्साइंस जनरेट हो जाती है। पर्सनैलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट में नेचुरल इमोशनल स्टाइल एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर में मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न में हाउ वी एक्ट, किस तरीके से हम एक्ट करते हैं, ये सब पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है। आपका टेम्परामेंट, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, ये सब पर्सनैलिटी में इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। अ स्टूडेंट विद अ काम पर्सनैलिटी with handle exam stress with confidence while a student with an anxious personality may panic। ये एक स्टूडेंट है जो काम पर्सनालिटी में है, तो वो एग्जाम के स्ट्रेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। जबकि एक स्टूडेंट है जो बहुत टेंशन में है, एंग्जियस पर्सनालिटी है, तो वो उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे पैनिक करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, 2 IAS एस्पिरेंट्स हैं विद द सेम नॉलेज, दोनों के पास सेम नॉलेज है, मे परफॉर्म डिफरेंटली इन द इंटरव्यू। नॉलेज सेम है लेकिन इंटरव्यू में अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेड्स, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, अलग अलग कॉन्फिडेंस है, अलग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पेशेंस भी दोनों का अलग है, तो दोनों अलग परफॉर्म कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखो, पर्सनालिटी इज व्हाट मेक्स सचिन तेंदुलकर हम्बल even after being a legend and Virat Kohli aggressive and bold। तो पर्सनैलिटी की वजह से ही सचिन तेंदुलकर क्या है, हम्बल है, और लेजेंड भी बोलते हैं सचिन तेंदुलकर सर को, ठीक है, और विराट कोहली एग्रेसिव एंड बोल्ड माने जाते हैं। क्लियर एवरीवन। व्हाई स्टडी पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, इम्पॉर्टेंट होती है काउंसलिंग में, एजुकेशन में, HR, लीडरशिप एंड UPSC इंटरव्यूज में हेल्पफुल होती है, इसलिए हम पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। प्रिडिक्ट सक्सेस, एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, सक्सेस को, एडजस्टमेंट को और हमारी मेंटल हेल्थ को प्रिडिक्ट कर पाती है पर्सनालिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी विद सुटेबल एग्जांपल्स। दैट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की कुछ थ्योरीज देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये फ्रूट्स ने दी थी, सिगमंड फ्रूट्स ने, ये इसका फुल फॉर्म है, देख लो, सिगमंड फ्रूट्स। पर्सनालिटी शेप्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड, हिडन डिजायर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो फ्रूट्स कहता है कि पर्सनालिटी शेप होती है अनकॉन्शियस माइंड से, जो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जो हमारा छुपे हुए डिजायर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हमारे माइंड में, हमारे चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंस हैं, इन पे डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी। आगे चल के हम कुछ कुछ, आपने देखा होगा बचपन में हम जैसा बिहेव करते थे वैसे ही बड़े होने पे भी करते हैं। तो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे, हमारे अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हमारी डिजायर्स, छुपी हुई जो डिजायर्स हैं, उनकी वजह से डिसाइड होती है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है पर्सनैलिटी का, ईद, ईगो, सुपर ईगो अभी हमने पढ़ाया है, तो इनको आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिगमंड फ्रूट्स। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस देख लेते हैं, तो 5 स्टेजेस थी
जो सिगमंड फ्रूट्स ने दी थी। तो सिगमंड फ्रूट्स का अगर हम कह दें, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए साइको एनालिटिकल थ्योरी, तो ये भी सिगमंड फ्रूट्स का ही है, आपको फ्रूट्स के बारे में ही बताना है। और अगर आ जाए साइको सेक्सुअल थ्योरी की बात की जाए किसी क्वेश्चन में, तो वो भी सिगमंड फ्रूट्स ने ही दी थी। जिसमें इसने 5 स्टेजेस दी थी: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटिक। ठीक है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटिक। तो इसमें डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है इन स्टेजेस में। ये मेरे ओल्ड नोट्स थे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको भी मेरे ये नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन नोट्स में सारा कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ओरल स्टेज में क्या होता है? माउथ सकिंग, बच्चा जो होता है माउथ सकिंग करना स्टार्ट करता है, सीखता है। स्वेलिंग, स्वेलोइंग मतलब निगलना स्टार्ट करता है। और ये आपकी ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर में होती है, 0 to 1 ईयर के बच्चों में। एनल स्टेज होती है आपकी 1 से 3 ईयर्स के बच्चों में। ठीक है, इसमें एनस विद होल्डिंग और एक्सपेलिंग फीसिस। पैलिक स्टेज आपकी होती है 3 to 7 ईयर्स के बच्चों में। मतलब कि सेल्फ के लिए मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। पैलिक स्टेज में सेल्फ के लिए मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है। और फैलिक स्टेज का मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि फैलिक स्टेज में ही गर्ल्स जो होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और बॉयज जो होते हैं वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस स्टेज इन स्टेजेस को क्या क्या बोला जाता है? जब गर्ल्स फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है फैलिक स्टेज में, गर्ल्स फादर की तरफ जब अट्रैक्ट होंगी तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। गर्ल्स अगर फादर की तरफ अट्रैक्ट हो तो इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना है। और अगर जो बॉयज होते हैं वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। उसे क्या बोलते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना कि अगर गर्ल्स फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड बॉयज मदर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये कौन सी स्टेज होती है? ये फैलिक स्टेज में होता है। ये जो अट्रैक्शन होता है फैलिक स्टेज में होता है। बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज की, लेटेंसी की। लेटेंसी में जो होता है लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन। तो या तो बिल्कुल ना के बराबर होती है या फिर लिटिल, थोड़ी बहुत होती है। इसमें सेक्सुअल मोटिवेशन थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट होती है बट लिटिल, बट लिटिल हो सकती है, या नो, नो सेक्सुअल मोटिवेशन, या कोई भी सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट नहीं होती है। ये लेटेंसी स्टेज जो होती है 7 to 11 ईयर्स के बच्चों में होती है, और इस टाइम पे प्यूबिटी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबिटी मतलब आपने सुना होगा यंग एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यंग एज की तरफ बढ़ने लगता है बच्चा। और उनकी बॉडी में चेंजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं लेटेंसी स्टेज में। जेनिटल में क्या होता है? जेनिटल आपकी 11 के बाद होती है, 11 से लेकर एडल्टहुड तक जेनिटल स्टेज। ठीक है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होना मतलब इस तरीके की फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसी एज में स्टार्ट हो जाता है। द पेनिस और वेजिना सेक्सुअल इंटरकोर्स 11, और 11 से ऊपर जितने भी एडल्ट तक। ठीक है, तो ये जेनिटल लास्ट स्टेज है। तो ये 5 स्टेज थी, मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। फिक्सेशन एट एनी स्टेज एडल्ट पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स। तो जो फिक्सेशन होती है वो किसी भी स्टेज में हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एडल्ट की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। एडल्ट पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल है अ स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग इन चाइल्डहुड, एडल्ट बिकम्स टू रिजिड एनल रिटेंटिव। का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को बचपन में स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही है, तो एडल्ट जब वो बड़ा होगा, एडल्ट बनेगा, तो वो बड़ा होके भी बहुत ज्यादा टू रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। मतलब उसी तरीके से स्ट्रिक्टली उसे दी गई है ट्रेनिंग, तो वो भी स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा, बिल्कुल हर चीज स्ट्रिक्टली करेगा। ठीक है, अ पर्सन लॉसिंग टेम्पर इजीली, डोमिनेंस ऑफ इद। अगर कोई पर्सन बहुत जल्दी इजीली अपना टेम्पर लॉस कर देता है, इसका मतलब है कि उसका ईद उस पे हावी है। डोमिनेंस ऑफ ईद, ईद उसका हावी है। ईद मैंने बताया ना, प्लेजर सीकिंग, खुशी, खुशी ढूंढने में फोकस करता है, कोई हमारी तरफ ध्यान दे। बचपने में ज्यादा होता है ऐसा कि बच्चा जो है अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए लोगों का, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, खुशी ढूंढने लगता है छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, तो ईद जब उस पर हावी हो जाता है, ईद ज्यादा उसके अंदर पाया जाता है, तो उस वो बड़ा होके भी क्या करता है वो पर्सन? अपने टेम्पर को इजीली लॉस कर देता है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टॉपिक देखो, सोशियो कल्चर अप्रोच। ये एडलर एंड हॉर्नी ने दी थी। फोकस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर पे फोकस किया था इन शेपिंग पर्सनालिटी। एडलर कहता है पीपल आर मोटिवेटेड बाय स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड ओवरकमिंग इंफीरियरिटी। ठीक है, इसका मतलब है सुपीरियरिटी, पीपल जो होता है किससे मोटिवेटेड होता है, बाय स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड ओवरकमिंग, और इंफीरियरिटी पे वो ओवरकम कर लेता है। कैरन हॉर्नी कहता है पर्सनैलिटी डेवलप्स बाय हाउ इंडिविजुअल्स डील with basic anxiety from childhood due to lack of love and security। कैरन हॉर्नी कहता है कि पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है कि जब कोई इंडिविजुअल कैसे डील करता है बेसिक एंजाइटी से, जो उसके अंदर बेसिक एंजाइटी है उससे कैसे डील करता है, और बचपन से लेकर, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही वो कैसे डील करता आ रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे को प्यार की कमी है, या सिक्योरिटी नहीं मिली, किसी बच्चे को लव नहीं मिला, तो वो उन सिचुएशंस को, अपनी एंजाइटीज को, अपनी चिंताओं को किस तरीके से डील कर रहा है, उसके थ्रू ही पर्सनालिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। कैरन हॉर्नी ऐसा बोलता है। एग्जाम्पल के लिए, अ चाइल्ड फीलिंग इग्नोर्ड एट होम में डेवलप एन एग्रेसिव पर्सनालिटी टू गेन अटेंशन। तो कोई चाइल्ड है, बचपन से ही उसे इग्नोर किया जाता है, तो उसके अंदर फीलिंग आ गई इग्नोर की। घर में उसे इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोरिंग फीलिंग आ जाती है उसके अंदर। उससे क्या डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर एग्रेसिव पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, ताकि वो अटेंशन गेन कर सके। अटेंशन गेन करने के लिए वो चिल्लाने लग जाएगा, चीखने लग जाएगा, ऐसा होता है ना, ताकि मेरी तरफ सब ध्यान दे। इसलिए उसकी पर्सनालिटी कैसी हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। इंडियन कलेक्टिविस्ट कल्चर मोर फोकस ऑन फैमिली रोल्स अनलाइक वेस्टर्न कल्चर्स दैट प्रमोट इंडिविजुअलिटी। तो इंडियन का कलेक्टिविस्ट कल्चर क्या है कि वो फैमिली रोल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर में होते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअलिटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, उनसे अलग करते हैं हमारे इंडियन कलेक्टिविस्ट। वो उनसे अलग करते हैं कि फैमिली रोल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी सोशियो कल्चर अप्रोच है पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपर्सनल थ्योरी। ये सुलीवन ने दी थी, सुलेवन, नाम याद रखना, सुलीवन। इंटरपर्सनल थ्योरी, पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, self system, the way we see ourselves shaped by social approval or rejection। तो सेल्फ सिस्टम क्या है, सेल्फ सिस्टम ये है कि हम किस तरीके से खुद को देखते हैं, और शेप्ड बाय, और हमारी शेपिंग कैसे की गई है, सोशल अप्रूवल और रिजेक्शन से हमारी शेपिंग होती है। सोशल, कभी कभार हम सिलेक्ट हो जाते हैं, कभी हम रिजेक्ट हो जाते हैं। इन सब चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट। ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है मतलब दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप, और इंट्रापर्सनल होता है खुद के साथ, और इंटरपर्सनल दूसरों के साथ। ठीक है, इनसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है कि दूसरे लोगों ने हमें किस सिलेक्ट किया या रिजेक्ट किया, हम खुद को कैसे देख रहे हैं सेल्फ सिस्टम में। तो इन सब चीजों से भी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। एग्जाम्पल के लिए, अ स्टूडेंट विद सपोर्टिव फ्रेंड्स डेवलप्स कॉन्फिडेंस। एक स्टूडेंट है जिसके फ्रेंड्स, जिसको सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। और एक स्टूडेंट है जिसको स्कूल में बुली किया जाता है, तो उसके अंदर सेल्फ स्टीम होगी डेवलप, लो सेल्फ स्टीम, मतलब बहुत ज्यादा सताया जाता है, बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है एक स्टूडेंट को, तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। ठीक है, और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें भी, मतलब कि एनवायरनमेंट भी, आसपास का माहौल भी हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंटल अप्रोच। एरिक एरिक्सन ने दी थी डेवलपमेंटल अप्रोच। लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोलते हैं इसको हम। एरिक एरिक्सन की आ जाए, कौन सी थ्योरी है, लाइफ स्पैन थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने दी थी। और इसकी 8 स्टेजेस है। ईच स्टेज हैज अ साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट, रिजोल्यूशन, शेप्स एंड पर्सनालिटी। रिजोल्यूशन, शेप्स, पर्सनालिटी, सॉरी। तो स्टेजेस देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये 0 to 1 years के बच्चों में होती है। किसी बच्चे में तो विश्वास जाग जाता है, किसी में मिसट्रस्ट, विश्वास नहीं होता है दूसरों के लिए। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ये 2 to 3 years के बीच के बच्चों में होती है।
कईयों को शेम फील होगी, कईयों में ऑटोनोमी आ जाएगी। ऑटोनोमी मतलब खुद का अपना वो दिखाने लग जाते हैं, रुतबा दिखाने लग जाते हैं, ऑटोनोमी। खुद को अच्छे से प्रेजेंट करने लग जाते हैं, ठीक है, जबकि किसी में शेम होती है। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 to 6 ईयर्स के बच्चों में होती है। कुछ तो बच्चे अपने लिए इनिशिएटिव लेने लगते हैं और कुछ के अंदर गिल्ट होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये 6 to 12 ईयर्स के बच्चों में होती है। या फिफ्थ है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एडोलोसेंस में होती है। जैसे कुछ में आइडेंटिटी होती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, और कुछ में रोल कंफ्यूजन ही रहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो कुछ के अंदर तो कंफ्यूजन ही रहती है एडोलोसेंस के टाइम में, और कुछ के अंदर पता लग जाता है उन्हें कि हमें क्या करना है लाइफ में, मतलब क्लैरिटी रहती है, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। कुछ में इंटीमेसी आ जाती है और किसी को आइसोलेशन, अलगाव की फीलिंग आ जाती है। ये यंग एडल्ट्स में होती है। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये मिडल एज में होती है। एट्थ है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये ओल्ड एज में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ अ टीनेजर फेल्स टू डेवलप आइडेंटिटी, रोल कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन। अगर कोई बच्चा अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करने में फेल हो जाता है तो उसके अंदर रोल कंफ्यूजन आ जाती है और डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है। मतलब खुद को समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे गोल्स क्या है, खुद को नहीं समझ पा रहा बच्चा। तो उसके अंदर फिर रोल कंफ्यूजन आ जाती है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, टीनेजर की एज में, ठीक है। सक्सेसफुल इंटीमेसी स्टेज आ जाती है, स्टेबल मैरिज एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो सक्सेसफुल इंटीमेसी स्टेज जो होती है उसमें मैरिज स्टेबल होती है और पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बहुत सारी स्लाइड्स है स्टूडेंट्स, इसमें पता नहीं कितनी देर तक ये वीडियो चलेगी, मुझे भी नहीं पता कितनी देर और पढ़ाना पड़ेगा। 66 स्लाइड्स हैं इस पूरी वीडियो में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है मास्लो एंड रोगर्स ने दी थी, ठीक है। उन्होंने फोकस किया था फ्री विल, सेल्फ ग्रोथ एंड पोटेंशियल पे। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, ये आई थिंक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ किसी चैप्टर में। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग्स, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हाईएस्ट स्टेज होती है जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं ना, कि हमारे अंदर सेल्फ स्टीम आ जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब मोक्ष की फीलिंग आ जाती है कि अब तो बस मोक्ष मिल जाए हमें, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में हमारी बेसिक नीड्स होती हैं कि हमें अपनी बॉडी नीड्स पूरी करनी होती है, हमें कपड़ा, रोटी, मकान सब चाहिए, खाने पीने का चाहिए। सेफ्टी में हम अपनी सेफ्टी भी ढूंढते हैं कि हमें सेफ्टी के लिए भी अपना घर चाहिए, ठीक है। लव बिलोंगिंग्स मतलब हमें रिलेटिव्स भी चाहिए होते हैं। फिर एस्टीम, हमें सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान भी चाहिए होता है। और लास्ट स्टेज में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम खुद को सच में जान जाते हैं कि हम सच में हैं क्या, मतलब ऐसी फीलिंग आ जाती है कि बस हम मोक्ष मिल जाए। रियलाइजिंग ट्रू पोटेंशियल मतलब सच और झूठ का पता लगने लग जाता है, ये संसार की असलियत पता लगने लग जाती है, और हम उस माया जाल से, जो ये संसार का माया जाल है, इससे मुक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है जी। कार्ल रॉगर्स, सेल्फ कंसेप्ट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नीडेड फॉर हेल्दी पर्सनालिटी। ये कार्ल रॉगर ने इन सब चीजों पे फोकस किया, सेल्फ कंसेप्ट पे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स नीडेड फॉर हेल्दी पर्सनालिटी। एग्जाम्पल है, अ पुअर स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। एक गरीब स्टूडेंट है, बहुत मेहनत कर रहा है, फुलफिल सेफ्टी एंड एस्टीम नीड्स, फाइनली बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर। अपनी सेफ्टी को फुलफिल कर लेता है एंड स्टीम, जो भी उसकी जरूरतें होती हैं, जो भी चाहिए होता है उसे लाइफ में, फुलफिल कर लेता है, फाइनली आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसे मिल गया लास्ट में, कि उसे पता चल जाता है कि अब बस उसका जीवन धन्य हो गया, लास्ट स्टेज उसने क्लियर कर ली, करियर उसका बन गया। तो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, स्कीनर एंड बंडूरा।
ये जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है स्किनर एंड बंडूरा ने दी है, इसमें पर्सनैलिटी को क्या बताया उन्होंने, लर्न बिहेवियर पैटर्न्स, कि हम पर्सनैलिटी के थ्रू लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं, पता कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स का। स्किनर ने बोला है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये मैं पिछले सिलेबस में भी करा चुकी हूँ, जो मैंने पहले की वीडियोस कराई हैं, पहले की यूनिट्स जो कराई हैं उनमें स्किनर का डिटेल में है। ठीक है, पूरा टॉपिक है डिटेल में ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, रेनफोर्स और पनिशमेंट को उसमें अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। बंडूरा ने बात की है सोशल लर्निंग पे, ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। इसका मतलब ये बताया था ना आपको बोबोडॉल वाला, आई थिंक मैंने ये टॉपिक भी कराया हुआ है। बोबोडॉल वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। बोबोडॉल में क्या होता है कि जैसे किसी लड़की के पास, किसी छोटी बच्ची के पास डॉल दी है उसे, कि मम्मी पापा ने डॉल खरीद के दी है, तो अब वो डॉल को भी ना इंसान ही समझ रही है। वो छोटे बच्चों में ये नहीं समझ होती कि ये सच में इंसान है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग नॉन लिविंग की भी समझ नहीं होती है, वो उन्हें लिविंग ही समझते हैं, डॉल को भी लिविंग ही समझते हैं। और डॉल से भी जो सारे इंसान काम करते हैं, डॉल से भी वो सारे वही काम कराते हैं, उनसे उनको नहलाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनकी उनकी गुड्डे गुड़ियों की आपने देखा होगा शादी भी कराएंगे। तो इस तरीके से बोबोडॉल वाला एग्जाम्पल है कि बच्चा जो है सोशल लर्निंग करता है, जो उसने समाज से सीखा वही वो अपनी डॉल डॉल पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है, मॉडलिंग से सीखता है। पंडूरा ने बात की है इस पे। एग्जाम्पल के लिए चाइल्ड लर्न्स डिसिप्लिन इफ रिवॉर्डेड फॉर गुड बिहेवियर, कि अगर बच्चे का गुड बिहेवियर है और उसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो वो डिसिप्लिन सीखेगा। ठीक है, स्टूडेंट कॉपिंग अ कॉन्फिडेंट टीचर डेवलप्स कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। तो जिस टीचर की कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होती है उसको कॉपी कर रहा है बच्चा, ताकि उसके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंट टीचर को वो इसीलिए कॉपी कर रहा है ताकि उसकी खुद की भी पर्सनैलिटी कैसी हो जाए, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो जाए। तो इसका मतलब बंडूरा के एग्जाम्पल है कि बंडूरा ने जो बताया, ये जो ऊपर वाला है रिवॉर्ड वाला, ये तो है आपका स्किनर का एग्जाम्पल, क्योंकि स्किनर ने ही रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बात की है। और ये एग्जाम्पल है नीचे वाला, ये आपका बंडूरा का एग्जाम्पल है कि बच्चा जो है कॉपी करके, ऑब्जर्व करके, मॉडलिंग करके सीखता है। ठीक है, और स्किनर का क्या है कि पनिशमेंट और गिफ्ट वगैरह दिए जाएंगे तो बच्चा उससे सीखेगा। नेक्स्ट है आपकी ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच क्या है, पर्सनैलिटी स्टेबल ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी स्टेबल ट्रेट्स होती है। आलपोर्ट ने दिया कार्डिनल सेंट्रल सेकेंडरी ट्रेट्स। कैटल ने दिया, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ तो इनको अभी थोड़ा रफली देख लीजिए। कैटल ने दिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। कैटल के मैं 16 पर्सनैलिटी फैक्टर अभी कराऊंगी आपको डिटेल में। आइसेंग ने दिए 3 डायमेंशंस, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिज्म, साइकोटिसिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंट्रोवर्ट लाइक रीडिंग एंड सोलो वर्क। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उन्हें रीडिंग करना, पढ़ना मतलब ज्यादा पसंद है, और सेल्फ अकेले अकेले काम करना, सोलो वर्क अकेले काम करना ज्यादा पसंद होता है। एक्सट्रोवर्ट्स लाइक पार्टीज एंड सोशल लाइफ। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको पार्टीज करना और सोशल लाइफ में रहना बहुत पसंद होता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट मतलब ज्यादा घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, इजीली घुल मिल जाते हैं, और इंट्रोवर्ट अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। टाइप अप्रोच की बात कर लेते हैं हम। पीपल डिवाइडेड इनटू टाइप्स। हिपोक्रेट्स कहते हैं, ग्रीक फिजिशियन है। 4 टाइप्स बेस्ड ऑन बॉडी फील्ड्स, बॉडी फ्लूइड्स, सैंग्यूइन, कोलैरिक, phlegmatic एंड melancholic। कार्ल जूंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप्स में डिवाइड किया है लोगों को। देखो, हिपोक्रेट्स ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, कार्ल जूंग ने 2 टाइप्स में किया है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। लोग 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट। शेल्डन ने बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है लोगों को, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। इन तीनों बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है लोगों को। एग्जाम्पल, एंडोमॉर्फ की अगर हम बात करें, फैट और सॉफ्ट, सोशल एंड फन लविंग। जी, एंडोमॉर्फ के अकॉर्डिंग जो फैट लोग होते हैं
और जो सॉफ्ट लोग होते हैं वो सोशल और फन लविंग होते हैं। मीजोमॉर्फ की बात करें तो ये तीनों मैं इसका बता रही हूँ शेल्डन का। मीजोमॉर्फ की बात करें तो मस्कुलर होते हैं, जो मस्कुलर होते हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, मतलब अच्छी अच्छी खासी बॉडी बनी होती है, तो उनको लोग क्या सोचते हैं, बोल्ड है और एजर्टिव है। एक होता है एक्टोमोर्फ। एक्टोमोर्फ मतलब थिन होते हैं, अगर लोग पतले ज्यादा लोग होते हैं तो उन्हें सोचते हैं शाई है और सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप, ये शेल्डन ने बॉडी टाइप के बेस पे ही मतलब लोगों को डिवाइड किया है। रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेलिंग मल्टीपल टाइम्स बट स्टिल मोटिवेटेड। तो ह्यूमनिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया है उसको कि मतलब मुझे लाइफ में क्लैरिटी है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्लैरिटी है कि मुझे करना है तो यही करना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि बहुत बार फेल होने के बाद भी उसके अंदर मोटिवेशन है। अ चाइल्ड लर्निंग ऑनेस्टी बिकॉज पेरेंट्स रिवॉर्ड हिम। तो पेरेंट्स उसे इनाम दे रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए चाइल्ड ने ऑनेस्टी सीखी। तो ये कौन सी अप्रोच है, बिहेवियरिस्टिक। नेक्स्ट है एन एंग्जियस स्टूडेंट इन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रिक्टली उसे उसके साथ बिहेव किया गया है, हर चीज उसको हर चीज की ट्रेनिंग स्ट्रिक्टली दी गई है, इसलिए वो इंटरव्यू में भी एंग्जियस हो जाता है बच्चा, चिंतित रहता है, अच्छे से अपना इंटरव्यू भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो ये कौन सी अप्रोच है, साइको एनालिटिकल अप्रोच। अगर मैं पीवाई क्यूज की बात करूं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फर्स्ट पीवाई क्यू है आपका, डिस्कस फ्रूट साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एरिक्सन्स psychosocial stages and their importance in personality development। ठीक है जी। हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। कि हम पर्सनालिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं। पर्सनालिटी कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन, आप डायरेक्टली तो देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट होती है क्योंकि पर्सनालिटी डायरेक्टली सीन नहीं हो सकती। सो साइकोलॉजिस्ट मेजर इट यूजिंग टेस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, टेस्ट के थ्रू इनको मेजर करने की कोशिश की है। टेस्ट आर डिवाइडेड मेनली इनटू टू कैटेगरीज में टेस्ट को डिवाइड किया गया है। कैसे मेजर करते हैं पर्सनालिटी को। फर्स्ट है प्रोजेक्टिव टेस्ट, based on the idea that when people face ambiguous, unclear situations, they project, express their inner thoughts, feelings and conflicts। तो ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है इस आइडिया पे बेस है कि अनक्लियर सिचुएशंस को जब लोग फेस करते हैं तो वो क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपने इनर थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं। इन टेस्ट में ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट की जाती है, अनक्लियर सिचुएशन, जिसके थ्रू बच्चा अपने अंदर चल रहे थॉट्स को, फीलिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस कर पाए। यूजफुल टू स्टडी अनकॉन्शियस माइंड एंड हिडन मोटिव्स। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है और हिडन मोटिव्स को। नो फिक्स्ड आंसर, किसी का कोई फिक्स आंसर नहीं होता, सबके आंसर चेंजेबल होते हैं क्योंकि अनक्लियर सिचुएशन है, कोई उस अनक्लियर सिचुएशन को किसी तरीके से सॉल्व करेगा, कोई किसी तरीके से, कोई, तो इसका मतलब कोई फिक्स आंसर नहीं होता। इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। इंटरप्रिटेशन जो होती है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करती है। मेन प्रोजेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका, ये आई थिंक मैं पहले भी किसी चैप्टर में यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ ये सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट। फर्स्ट है रोसच इंक ब्लॉट टेस्ट। 10 इंक ब्लॉट कार्ड शोन किए जाते हैं, 10 इंक ब्लॉट कार्ड शो किए जाएंगे। उसमें पर्सन जो होगा वो डिस्क्राइब करेगा व्हाट दे सी। तो मतलब कि डॉट बना दिए जाते हैं इंक से, मान लो 10 डॉट बना दिए गए इंक से, किसी भी तरीके के 10 डॉट बना दिए गए, कहीं भी बना दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 डॉट किसी भी तरीके से बना दिए जाएंगे तो कोई तो बच्चा ऐसा होगा
जिसको इन डॉट्स में वो इन डॉट से वो एनिमल बना लेगा, कोई ह्यूमन बना लेगा, कोई किसी चीज कोई ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो सबके मतलब माइंड अलग अलग चल रहे हैं, और वो किस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो भी उनके अंदर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी उनके अंदर सिचुएशन चल रही है, उनके इनर थॉट्स जो चल रहे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही इन इंक ब्लॉट्स को फिल करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही शेप इस चीज को शेप देते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही उनको पिक्चर दिखाई देती है, जो भी अंदर के थॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो बता पाते हैं कि एनिमल बन रहा है या ह्यूमन बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मतलब ये टेस्ट का मेन मोटिव यही होता है कि बच्चे के अंदर चल क्या रहा है ये जानने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब जानने के लिए ही ये टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट्स आंसर्स, रिवील्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स। एग्जाम्पल के लिए समवन हु ऑलवेज सीज डेंजरस एनिमल्स मे हैव हिडन एग्रेशन और फियर। तो कोई इंसान है जो हमेशा ही डेंजरस एनिमल्स को देखता है, तो उसके अंदर हिडन एग्रेशन या हिडन फियर जरूर होगा। ठीक है? अभी स्टूडेंट बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो वीडियो पे बने रहना, एंड तक देखना वीडियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से PYQs भी बहुत आते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में, साइकोलॉजी के यूपीएससी एग्जाम्स में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, फुल फॉर्म है TAT टेट, सीरीज ऑफ पिक्चर्स शोइंग वेग ह्यूमन सिचुएशंस। तो इसमें पिक्चर्स की कुछ सीरीज दी जाती है बच्चों को, उस सीरीज में ही बच्चा देख के बताता है किस टाइप की पिक्चर है। उन पिक्चर्स के थ्रू कोई भी स्टोरी बनानी होती है, पर्सन मेक्स अ स्टोरी अबाउट ईच पिक्चर, हर पिक्चर की एक स्टोरी बनानी होती है। तो सब अपनी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने जो भी अंदर सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोरी बनाते हैं। ठीक है? तो इस टेस्ट का मोटिव भी है उनकी पर्सनैलिटी को जानना। स्टोरीज रिवील्स डिजायर कॉन्फ्लिक्ट्स पर्सनैलिटी, तो इन स्टोरीज जो भी वो बनाते हैं उनसे उनकी डिजायर्स कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनैलिटी का पता लगता है। एग्जाम्पल के लिए इफ अ स्टूडेंट ऑलवेज क्रिएट स्टोरी अबाउट फेलियर मे शो फियर ऑफ एग्जाम्स और लो सेल्फ स्टीम, कि हमेशा ही उसने स्टोरी बनाई है, फेलियर स्टोरी बनाई है, तो इसका मतलब है वो एग्जाम में फियर को शो करेगा या फिर लो सेल्फ स्टीम को शो करेगा। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, पर्सन कंप्लीट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। जैसे माई मदर ऑलवेज, आगे का बच्चा खुद फिल करेगा। आई फील हैप्पी व्हेन, आगे खुद फिल करेगा। तो इन सेंटेंस कंप्लीट करने से भी पता लग जाता है कि उसके अंदर थॉट क्या चल रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये बेसिकली ये टेस्ट बनाए ही इसलिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है वो सीन तो होती नहीं है, देखी तो जा नहीं सकती। तो इन टेस्ट का मेन मोटिव यही होती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी है क्या, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी है क्या, ये जानने के लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं। तो उनके आंसर्स उनकी फीलिंग्स को, रिलेशनशिप्स को एंड एटीट्यूड्स को शो करती है। नेक्स्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जूंग ने दिया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एग्जामिनर सेज अ वर्ड, पर्सन रिप्लाइज क्विकली विद द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इन माइंड। तो एग्जामिनर एक वर्ड बोलेगा और पर्सन को क्विकली रिप्लाई करना पड़ेगा, माइंड में जो पहला वर्ड आ रहा है उसके, वही पहला वर्ड क्विकली उसे रिप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनर ने कोई भी वर्ड बोला और पर्सन को क्विकली एक वर्ड बोलना है जो सबसे पहले उसके माइंड में आएगा। हेल्प्स टू फाइंड इमोशनल ब्लॉक्स, तो उनके इमोशनल ब्लॉक्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं ये वाले टेस्ट। एग्जाम्पल के लिए वर्ड एग्जाम, किसी ने बोला वर्ड एग्जाम, एग्जामिनर ने बोला एग्जाम। इफ पर्सन रिप्लाइज फियर, तो एग्जाम जैसे ही बोला पर्सन ने रिप्लाई किया फियर, तो उससे पता लग गया कि बच्चा बच्चा बहुत एंग्जियस है, उसके अंदर एंजाइटी है एग्जाम्स को लेकर, एग्जाम्स के लिए डर है उसके अंदर, वो एग्जाम से डरता है। तो इस चीज से शो होती है उनकी अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट है पेंसिल पेपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, है स्ट्रक्चर्ड टेस्ट विद क्लियर क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स आंसर्स। मतलब इसमें सारे वन वर्ड्स, जैसे मल्टीपल चॉइस हो गए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें पेंसिल पेपर टेस्ट में। वन वर्ड हो गए, MCQs हो गए या फिर फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ये सारे। ठीक है। इजी टू स्कोर, स्कोर करने में इजी होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं एंड वैलिड देन प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट से ज्यादा वैलिड होते हैं। ठीक है जी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यही है, अभी कंटिन्यू करते हैं पेंसिल पेपर टेस्ट को। मेन पेंसिल पेपर टेस्ट कौन से होते हैं? MMPI,
मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इसमें 500 प्लस ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं। मेजर करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स को एंड मेंटल डिसऑर्डर्स को, लाइक डिप्रेशन, पैरानोइया। पैरानोइया ईपीक्यू टेस्ट होते हैं, ये दिए थे आइसेंग ने, आइसेंग पर्सनालिटी क्वेश्चनरी बोलते हैं इसको। मेजर्स 3 ट्रेट्स, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म। नेक्स्ट है आपका 16 पीएफ कैटल्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट। इसमें 16 बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कैटल के, जैसे कि वार्मथ, डोमिनेंस, रीजनिंग, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है न्यू पीआई कोस्टा एंड मैकक्राई, बेस्ड ऑन बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट पे बेस है ये बिग 5 थ्योरी भी मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो, ओशियन, ओ सी ई ए एन। तो आप इसे ओशियन से भी लर्न कर सकते हो, ओशियन। तो ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिसिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग अ क्रिमिनल हिडन मोटिव्स मे यूज टेट, मैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये मैंने आपको करवाया था। अ कंपनी हायरिंग एम्प्लॉयज यूजेस 16 पीएफ और बिग 5 टेस्ट टू चेक टीम वर्क एबिलिटी। कंपनी जो एम्प्लॉयज को हायर करती है वो यूज करती है 16 पीएफ या फिर बिग 5 टेस्ट का, उनके टीम वर्क एबिलिटी को चेक करने के लिए। पीवाईक्यू इसमें क्या आ सकता है? एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट इन मेजरिंग पर्सनालिटी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, डिस्कस द यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ पर्सनालिटी क्वेश्चनरीज। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी स्लाइड्स है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोल रही हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स मैंने बताया था आपको कि मैं आगे बताऊंगी डिटेल में, तो डिटेल में देख लो कैटल के 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो कैटल ने क्या किया था, फैक्टर एनालिसिस का यूज करके 16 बेसिक ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए जो इंसान की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। ये टेस्ट वाइडली यूज होते हैं रिसर्च, काउंसलिंग एंड जॉब सिलेक्शन में। ठीक है, इन टेस्ट का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है वार्मथ, इसमें हाई होता है। हाई फैक्टर क्या है, फ्रेंडली, केयरिंग, एंजॉय कंपनी ऑफ अदर्स। लो फैक्टर क्या है, रिजर्व्ड, डिटैच, प्रेफर बीइंग अलोन, मतलब कि जो भी पर्सन होता है रिजर्व, डिटैच एंड अलोन रहना पसंद करता है। एग्जाम्पल, अ नर्स स्कोरिंग हाई इज compassionate, a scientist with low warmth may prefer working alone in the lab. ठीक है, एक नर्स है जो कि हाई स्कोर कर रही है तो वो कंपैशनेट होगी, और वहीं पे जो एक साइंटिस्ट है अगर उसके अंदर लो वार्मथ पाई जा रही है तो इसका मतलब वो अकेले काम करना लैब में ज्यादा प्रेफर करता है। सेकंड है रीजनिंग, तो मैं फटाफट पढ़ा देती हूँ बेटा, 16 है तो टाइम लग जाएगा, तो फटाफट देख लो। हाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हाई है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, मतलब ज्यादा बच्चा अच्छे से एब्स्ट्रैक्टली सोच पाएगा। शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी उसके अंदर। लो है तो कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी, मतलब सिकुड़ी हुई सोच होगी, उसकी सोच बहुत छोटी होगी, इस तरीके से ज्यादा डीपली वो अच्छे से कंसेप्चुअली नहीं सोच पाएगा। अगर कॉन्क्रीट थिंकिंग है तो लो में होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। सिंपल अंडरस्टैंडिंग होगी, एग्जाम्पल के लिए अ मैथमेटिशियन विद हाई रीजनिंग कैन सॉल्व पजल्स क्विकली। अगर मैथमेटिशियन है उसकी रीजनिंग हाई है तो वो पजल्स को क्विकली सॉल्व कर पाता है। थर्ड है इमोशनल स्टेबिलिटी, हाई है तो काम, इमोशनली बैलेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस फील करेगा। लो है तो मूडी, इजीली अपसेट हो जाएगा, एंजियस होगा। एग्जाम्पल के लिए अ सोल्जर विद हाई स्टेबिलिटी कैन रिमेन काम अंडर फायर। हाई स्टेबिलिटी है तो अंडर फायर में भी काम बिहेव करेगा। डोमिनेंस है, हाई है तो असर्टिव, फोर्सफुल, टेक्स चार्ज। लो है तो सबमिसिव, अगर डोमिनेंस लो है तो सबमिसिव, कोऑपरेटिव, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए अ लीडर इन ऑफिस
टेक्स इनिशिएटिव्स हाई, अ फॉलोवर अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स लो। ठीक है, अगर कोई लीडर है ऑफिस में इनिशिएटिव ले रहा है तो उसके अंदर हाई है डोमिनेंस, और अगर कोई फॉलोवर है जो कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर रहा है तो लो डोमिनेंस है। नेक्स्ट है लाइवलीनेस, हाई है तो चीयरफुल टॉकेटिव एनर्जेटिक रहेगा, लो है तो सीरियस क्वाइट रिस्ट्रेन्ड। एग्जाम्पल के लिए एन एंटरटेनर इज हाई इन लाइवलीनेस, अ लाइब्रेरियन में स्कोर लो। ठीक है, नेक्स्ट है रूल कंसाइसनेस, कॉन्शियसनेस सॉरी, हाई है तो रिस्पॉन्सिबल ब्यूटीफुल फॉलोज रूल्स स्ट्रिक्टली, लो है तो केयर फ्री फ्लेक्सिबल इग्नोर रूल्स। एग्जाम्पल के लिए अ जज फॉलोज लॉज हाई, एन आर्टिस्ट में ब्रेक रूल्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, लो। नेक्स्ट है सोशल बोल्डनेस, हाई है तो आउट गोइंग फियरलेस इन सोशल सिचुएशंस, लो है तो शाई टिमिड अवॉइड्स अटेंशंस। एग्जाम्पल के लिए अ पॉलिटिशियन कॉन्फिडेंटली स्पीक्स टू क्राउड्स, हाई है क्योंकि कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है क्राउड में तो हाई सोशल बोल्डनेस है उसके अंदर। असाई स्टूडेंट्स अवॉइड स्टेज, और जबकि एक शर्मीला बच्चा होगा कोई तो वो स्टेज को अवॉइड करेगा तो लो सोशल बोल्डनेस है उसके अंदर। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, हाई है तो इमोशनल केयरिंग आर्टिस्टिक एम्पैथेटिक, लो है तो टफ माइंडेड प्रैक्टिकल रियलिस्टिक। एग्जाम्पल के लिए अ पोइट है तो हाई, एन इंजीनियर फोकस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक पे फोकस करता है तो लो सेंसिटिव। क्या, नेक्स्ट है विजिलेंस, हाई है तो सस्पिशियस कॉजियस डिस्ट्रस्टफुल, लो है तो ट्रस्टिंग एक्सेप्टिंग फॉरगिविंग। एग्जाम्पल के लिए अ डिटेक्टिव हाई विजिलेंस है, अ चाइल्ड हु बिलीव्स एवरीवन इजीली, लो विजिलेंस है, जल्दी विश्वास कर लेता है बच्चा दूसरों पे तो लो विजिलेंस। एब्स्ट्रैक्टेडनेस, हाई है तो इमेजिनेटिव ड्रीमी एब्सॉर्ब्ड इन आइडियाज, लो है तो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक डाउन टू अर्थ। एग्जाम्पल के लिए अ फिलोसफर हाई एब्स्ट्रैक्टेडनेस है, अ बिजनेसमैन फोकस्ड ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स पे ज्यादा फोकस करेगा तो लो एब्स्ट्रैक्टेडनेस है। प्राइवेटनेस, हाई है तो सिक्योरेटिव कॉशियस डिप्लोमेटिक, लो है तो ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड जेन्युइन। एग्जाम्पल के लिए स्पाई है हाई प्राइवेटनेस एंड अ चाइल्ड स्पीकिंग ऑनेस्टली विदाउट फिल्टर, लो प्राइवेटनेस। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन, हाई है तो सेल्फ डाउटिंग वरीड इनसिक्योर, लो है तो कॉन्फिडेंट सेल्फ एश्योर्ड रिलैक्स्ड। एग्जाम्पल के लिए अ स्टूडेंट वरिंग बिफोर एवरी टेस्ट, हाई, एन एक्सपीरियंस टीचर कॉन्फिडेंटली टेकिंग क्लास, लो एप्रीहेंशन। नेक्स्ट है ओपननेस टू चेंज, हाई है तो फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंटल क्यूरियस अडेप्टिव, लो है तो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव रेजिस्ट चेंज। एग्जाम्पल के लिए अ यंग फार्मर यूजिंग सेम टूल्स। सेल्फ रिलायंस, हाई है तो इंडिपेंडेंट प्रेफर्स वर्किंग अलोन, लो है तो ग्रुप ओरिएंटेड एंजॉय टीम वर्क। एग्जाम्पल के लिए अ सोलो ट्रेवलर में हाई सेल्फ रिलायंस होता है, जबकि अ क्रिकेट प्लेयर वैल्यूइंग टीम सपोर्ट उसके अंदर लो होता है। नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म अगर हाई है तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, डिटेल ओरिएंटेड होगा। लो परफेक्शनिज्म है तो केयरलेस होगा, कैजुअल अनस्ट्रक्चर्ड। एग्जाम्पल के लिए सर्जन इंश्योरिंग एक्यूरेसी, हाई परफेक्शनिज्म है। अ स्टूडेंट लिविंग वर्क इनकम्प्लीट, अधूरा काम छोड़ देता है तो लो परफेक्शनिज्म। टेंशन, हाई टेंशन है तो इम्पेशेंट होगा, रेस्टलेस होगा, इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। लो टेंशन है तो रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा, कंपोज रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अ पर्सन स्टक इन ट्रैफिक हॉकिंग, हाई, अनदर कामली वेटिंग है तो लो टेंशन। क्या जी, रियल लाइफ यूसेज इसका देख लेते हैं। Companies use 16PF for hiring to test leadership, teamwork. Counselors use it to understand students' strengths and weaknesses. Military uses it for selecting officers with stability and dominance. यूपीएससी में पीवाईक्यूज देख लेते हैं इसका। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटल टू द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द 16PF टेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन पर्सनालिटी मेजरमेंट।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इंडियन अप्रोच टू पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को लेकर इंडियंस की क्या अप्रोच है। इंडियन साइकोलॉजी डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न साइकोलॉजी बिकॉज इट लुक्स एट पर्सनैलिटी नॉट ओनली एज बायोलॉजिकल एंड सोशल बट ऑल्सो एज स्पिरिचुअल। इट बिलीव्स दैट ट्रू पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द इनर सेल्फ एंड इज कनेक्टेड विद माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। जो इंडिया के साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वेस्टर्न से अलग होते हैं। वो जो होते हैं वो पर्सनालिटी को सिर्फ बायोलॉजिकली और सोशली नहीं देखते बल्कि स्पिरिचुअली भी देखते हैं। उनका बिलीव है कि जो ट्रू पर्सनालिटी होती है वो इनर सेल्फ से होती है, मतलब आत्मा से आती है ट्रू पर्सनालिटी, और हमारी माइंड से, बॉडी से और स्पिरिट से, हमारी आत्मा से कनेक्ट रहती है। ये हमारे इंडियन फिलोसफर्स का मानना है। तो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात कर लेते हैं, आत्मा एंड पुरुषा। आत्मा और पुरुष की बात कर लेते हैं। इन इंडियन व्यू पर्सनैलिटी इज नॉट लिमिटेड टू बिहेवियर और ट्रेड्स। तो पर्सनैलिटी जो होती है वो बिहेवियर और ट्रेड्स से ही लिमिट, बिहेवियर और ट्रेड्स पर ही लिमिटेड नहीं होती है। इसमें आत्मा का भी रोल होता है। आत्मा, जिसको हम सोल बोलते हैं, इज द रियल सेल्फ विच इज एटर्नल एंड अनचेंजिंग। एटर्नल है मतलब बाहरी चीजों का फर्क नहीं पड़ता हमारी आत्मा पे, और अनचेंजेबल है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलप्स व्हेन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल वर्क टुगेदर। पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी इंटेलेक्ट और हमारी सोल सब मिलके साथ में काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ पर्सन मे हैव मटेरियल सक्सेस बट विदाउट इनर पीस देयर पर्सनैलिटी फील्स इनकम्प्लीट। कि एक पर्सन है, उसे मटेरियल्स तो सब कुछ मिल गया, मटेरियल सक्सेस मतलब हर चीज है उसके पास, गाड़ी है, घर है, पैसा है, सारी चीजें हैं, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो भी चीज चाहिए सब कुछ है, लेकिन इनर पीस नहीं है उसके पास, मतलब कि आत्मा की अवेयरनेस नहीं है उसकी। तो उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो इनकम्प्लीट फील करेगा, ठीक है। देयर पर्सनैलिटी फील्स इनकम्प्लीट, तो वो पर्सन इनकम्प्लीट फील करेगा। नेक्स्ट है पंचकोशा मॉडल। अब हम पंचकोश मॉडल की बात कर लेते हैं। 5 लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की 5 लेयर्स होती है। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है पंचकोशा मॉडल। इसमें 5 कोश होते हैं। पहला है अन्नमाया कोश। ये पांचों कोश आत्मा के सराउंडिंग होते हैं, ठीक है। अन्नमाया कोश ये हमारा फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, मतलब फूड, सेहत से रिलेटेड है। इसमें हमारी इंक्लूड होती है हेल्थ, स्ट्रेंथ और अपीयरेंस, मतलब सारी बॉडी से रिलेटेड है, ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। इसमें हमारी हेल्थ, स्ट्रेंथ और जो भी हमारी अपीयरेंस है, हम कैसा दिखते हैं लुक वाइज, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल के लिए, एन एथलीट डेवलप्स दिस सेहत स्ट्रांगली। इस वाले जो कोश है ना, जो अन्नमाया कोश है, इसको जो एथलीट्स होता है वो स्ट्रांगली डेवलप कर पाता है। प्राण माया कोश की अगर हम बात करें तो वाइटल एनर्जी होती है, ब्रीथ सेहत, ठीक है। लाइफ फोर्स, रेस्पिरेशन, एनर्जी फ्लो होता है इसमें प्राण माया कोश में। आपने सुना होगा ना, पांच पांच कोश होते हैं हमारी बॉडी में, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर तक पहुंचने वाले होते हैं, जैसे ऊपर वाले बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं यहाँ पर बिल्कुल, तो हमारे अंदर सारी चीजों की नॉलेज डेवलप हो जाती है। एक तरीके से हम भगवान भगवान की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। दैट मीन्स हमें दुनिया की मोह माया से थोड़ा अलगाव होने लग जाता है जब हम बिल्कुल अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं। तो ये तो सबसे आउटर लेयर थी। 5 लेयर्स होते हैं, ये सबसे आउटर लेयर है। इस तरीके से होती है बेटा, ये लेयर्स में बना देती हूँ, ये लेयर्स है। ये 5 लेयर्स सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और यहाँ आपकी आत्मा, लास्ट में आपका सोल होगा यहाँ पे, सोल। तो इस सोल को घेरे रखती है ये 5 लेयर्स। ये 5 लेयर्स सोल को घेरे रखती है। तो सबसे बाहरी, सबसे आउटर लेयर है ये पहली वाली, ये वाली आत्माया कोश। फिर नेक्स्ट है प्राण माया कोश, ये सेकंड लेयर है। जैसे जैसे तुम सारी लेयर्स को पहचानते जाओगे, सारी लेयर्स पे जीत हासिल करते रहोगे, लास्ट में आप सोल पे पहुंच जाओगे। आप अपनी आत्मा को, आत्मा से मिलन होगा, और आत्मा से मिलन मतलब परमात्मा से मिलन होने लग जाएगा, ठीक है। आत्मा से मिलन मतलब परमात्मा से। तो आपको ये सारी लेयर्स को समझना होता है और इन सब पर जीत हासिल करनी होती है।
तब जाके आप अपनी जो हमारी प्योर होती है, प्योर जो होती है ये हमारी लास्ट सोल होती है, यहाँ तक प्योरिटी तक पहुंच पाते हो आप। तो प्राण माया कोश आपको समझ आ गया। तो प्राण माया कोश को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? योगा एंड प्राणायाम इंप्रूव दिस कोशा। इस कोश को योगा और प्राणायाम से इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट कोश है हमारा मनोमाया कोश, माइंड एंड इमोशंस। इसमें माइंड एंड इमोशंस होते हैं, मेंटल सेहत होती है, डिजायर्स फीलिंग्स थॉट्स। इसमें हमारी डिजायर्स होती है, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ पर्सन वरिंग टू मच इज डोमिनेटेड बाय दिस कोशा। तो बहुत ज्यादा चिंतित है अगर कोई इंसान, तो मतलब कि वो इस कोशा से, जो ये मनोमाया कोश है, इससे डोमिनेटेड है, मतलब ये वाला जो कोश है वो उस पर हावी हो रखा है, तभी ज्यादा चिंता करता है इंसान, मनोमाया कोश की वजह से, क्योंकि उसमें उसकी सारी इच्छाएं आ जाती हैं, सारी फीलिंग्स, उसके सारे थॉट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विजनन माया कोश। विजनन माया कोश में इंटेलेक्ट एंड विजडम, इंटेलेक्चुअल सेहत आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे इंटेलेक्ट एंड विजडम। अब धीरे धीरे आप सोल तक पहुंचते जा रहे हो, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया ना, विजनन माया कोश, ये मनोमाया है, फिर आप यहाँ पहुंच जाते हो विजनन माया कोश पे। जब आप इन तीनों पे जीत हासिल कर लेते हो, फिर आप चौथे कोश पे पहुंचते हो, विजनन माया कोश। विजनन माया कोश में हमारी विजडम इंटेलेक्ट आ जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, नॉलेज अच्छी हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं हम, क्या सही है क्या गलत है, चीजों के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ जज और टीचर यूजेस दिस कोशा मोर। एक जज होगा या कोई टीचर होगा, वो विजनन माया कोश का ज्यादा यूज करता है। नेक्स्ट आ जाता है आनंद माया। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है इसमें, आनंद माया कोश ये लास्ट कोश है। जब हम इस आनंद माया में पहुंच जाते हैं, मतलब हम आनंद में खो जाते हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा शांति फील होती है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होती है, हमें अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील हो जाती है, तब हम इस कोश को भी क्लियर कर लेते हैं, इस कोश को भी समझ जाते हैं, लास्ट में हम सोल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आनंद माया कोश ये हमारी लास्ट है, ये जो फिफ्थ कोश था ये हमारा आनंद माया कोश है, ठीक है जी। आनंद माया कोश में पहुंचकर हमें ब्लिस सेहत मिलती है, डीप पीस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, सेल्फ रियलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए जो होते हैं ना संत वगैरह, सेंट्स एंड योगी, जो साधु साधु लोग होते हैं और संत वगैरह होते हैं, वो इस स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, आनंद माया कोश में वो पहुंच जाते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। टुगेदर दीज लेयर्स डिफाइन कंप्लीट पर्सनैलिटी इन इंडियन साइकोलॉजी। तो ये सब मिलकर, ये सारी लेयर्स मिलकर कंप्लीट पर्सनैलिटी को शो करती है, और लास्ट में हमें मिल जाती है, हम अपनी सोल से जाकर, आत्मा से जाकर मिल जाते हैं, जब हम इन पांचों कोशों पर जीत हासिल कर लेते हैं जी। ये पांचों कोश आपको लाइन वाइज ही याद करने हैं, तभी मैंने ये बना के भी दिखाया है आपको, आपको ये पांचों लाइन से याद होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए, आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुना। अगर हम गुनास की बात कर ले, पर्सनैलिटी क्वालिटीज, इनमें गुनास का बहुत रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, जैसे सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। ये जो तीन गुण है, सत्व रजस तमस, ये सांख्या फिलॉसफी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सांख्या फिलॉसफी से लिए गए हैं। इसका मतलब कि एवरी पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय थ्री बेसिक गुण, कि जो भी पर्सनैलिटी है, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी तीन गुणों से शेप की गई है। पहला है सत्व, दूसरा रजस एंड तीसरा तमस। सत्व मतलब प्योरिटी, सारी मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो सत्व गुण के अंदर आती हैं, प्योरिटी, हार्मोनी, विजडम, सत्व गुण में इंसान जो होता है काम होता है, ट्रुथफुल होता है, स्पिरिचुअल होता है, इसमें सत्व गुण जिसके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ सेंट एक संत हो सकता है, सत्व गुण होते हैं उसके अंदर। अ टीचर टीचर हो सकता है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, गांधी जी। गांधी जी के अंदर सत्व गुण थे, प्योर सोल थी, हारमोनी थी, विजडम थी, ठीक है। रजस गुण जिसके अंदर होता है, रजस गुण मतलब सत्व और तमस के बीच का होता है, मतलब कि कुछ अच्छे भी होते हैं गुण और कुछ बुरे गुण भी होते हैं इसमें, रजस में, ठीक है। तो एक्टिविटी होती है, एक्टिव लोग होते हैं इसमें, पैशनेट होते हैं, डिजायर अच्छी होती है उनके अंदर, तो डिजायर्स फुलफिल करने के लिए रजस गुण वाले लोग एनर्जेटिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, रेस्टलेस मतलब चैन चैन नहीं मिलता जब तक कि इच्छा पूरी नहीं कर लेते। एग्जाम्पल के लिए, अब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के अंदर रजस गुण पाया जाता है, और या फिर एक पॉलिटिशियन, जब तक कि वो अपनी डिजायर्स को, अपने गोल को पूरा नहीं कर लेते, उन्हें शांति नहीं मिलती है।
ठीक है जी। लास्ट में आ जाते हैं तमस गुण वाले लोग। तमस मतलब जो भी बुरे बुरे चीजें होंगी वो सारी तमस गुण की वजह से होती है। अच्छी चीजें हमारी सत्व गुण में आ जाती हैं, बुरी चीजें हमारी सारी तमस में आती हैं। तमस से मतलब इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, कामयाब भी नहीं हो सकता इंसान अगर तमस गुण है तो इसमें इनर्शिया आ जाती है, इग्नोरेंस एंड लेजीनेस, ये सारी चीजें तमस गुण से होती है कि इंसान लेजी होता है, इग्नोरेंट होता है, कंफ्यूज रहता है इंसान, तमस गुण वाला इंसान। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ केयरलेस स्टूडेंट इग्नोरिंग स्टडीज, जो केयरलेस होगा स्टूडेंट वो स्टडी को इग्नोर करेगा। एवरी पर्सन हैज ऑल थ्री बट इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। तो सारे तीनों ही गुण हर एक इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रपोर्शन में होते हैं। किसी में कोई चीज कम होगी, किसी में कोई चीज ज्यादा होगी। तो सबके रेशोज प्रपोर्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। तो ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रपोर्शन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यौगिक व्यू ऑफ पर्सनालिटी। यौगिक जो व्यू है वो पतंजलि ने दिया था। पतंजलि योग सूत्र, योग सूत्र में हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी का यौगिक व्यू। योगा एक्सप्लेन्स हाउ माइंड कंट्रोल्स पर्सनैलिटी। योगा एक्सप्लेन करता है कि जो माइंड होता है वो पर्सनैलिटी को कैसे कंट्रोल करता है। माइंड पर्सनैलिटी को कैसे कंट्रोल करेगा, ये योगा में एक्सप्लेन किया गया है। स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग माइंड, ये आपको सीक्वेंस में ही लर्न करनी है कंट्रोलिंग माइंड को। जो ये स्टेजेस दे रखे हैं, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। समाधि में पहुंच जाता है लास्ट में इंसान। मतलब यम से शुरू होता है, नियम करता है, फिर आसन करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहारा करता है, धरना करता है, मतलब समाधि में मतलब एक जगह बैठ जाता है, धरने पर धरना करता है, ध्यान में ध्यान शुरू हो जाता है, फिर उसका लंबे टाइम तक ध्यान करता रहता है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, समाधि में पहुंच जाता है। तो ये सब योगा से होते हैं। ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये योगा में ही बताया गया है कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट डिसिप्लिन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर मेडिटेशन, अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, पर्सन को क्या बनाता है रेगुलर मेडिटेशन, पर्सन को काम बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है एंड लेस एंग्री बनाता है। तो रेगुलर आप मेडिटेट करते रहोगे तो आपको गुस्सा भी कम आएगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आप शांत रहोगे, काम रहोगे। ठीक है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं इंडियन अप्रोच वर्सेस वेस्टर्न अप्रोच वर्सेस वेस्टर्न अप्रोच में। इंडियन अप्रोच में स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल, वेस्टर्न में मोस्टली मटेरियल एंड बिहेवियर। इंडियन में स्पिरिचुअल भी होती है, ठीक है, वेस्टर्न में स्पिरिचुअल होती ही नहीं है। इंडियन में इनर सेल्फ पे फोकस करते हैं, इसमें ईगो, ट्रेड्स एंड बिहेवियर पे फोकस करते हैं। इंडियन में पर्सनालिटी में माइंड, बॉडी और सोल तीनों इंक्लूड होते हैं। पर्सनालिटी वेस्टर्न में कैसी होती है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इंडियन में गोल कैसा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, यही गोल होता है कि मोक्ष प्राप्त कर लो। हम हमारे सारे मतलब लक्ष्य लक्ष्य ही ये होता है, गोल ही ये होता है इंसानों का इंडियन अप्रोच की अगर बात करें तो, कि मोक्ष मिल जाए, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। अगर इसमें गोल की बात करें तो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, अगर हम वेस्टर्न अप्रोच की बात करें। मॉडर्न रेलिवेंस देख लेते हैं इसकी। इंडियन अप्रोच एम्फेसाइजेस होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इंडिया की अप्रोच ये है कि डेवलपमेंट हॉलिस्टिक होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हॉलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ होना चाहिए। यूज टुडे इन योगा थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग। तो अब जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो यूज की जाती है, इंडिया का जो अप्रोच है वो यूज किया जाता है योगा थेरेपी में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, काउंसलिंग में और लीडरशिप ट्रेनिंग में। इसलिए हम पर्सनालिटी को पढ़ते हैं क्योंकि ये इन सब चीजों में काम आती है। एग्जाम्पल के लिए मैनी स्कूल्स एंड कंपनीज नाउ इंट्रोड्यूस योगा एंड मेडिटेशन टू बिल्ड पर्सनालिटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। बहुत सारे स्कूल्स और कंपनीज हैं जो अब योगा और मेडिटेशन को भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं ताकि पर्सनालिटी को अच्छा बनाया जा सके और स्ट्रेस को कम किया जा सके। ठीक है। ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ट्रेनिंग फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस इंप्रूविंग आवर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट सो दैट वी कैन बिकम कॉन्फिडेंट, बैलेंस एंड इफेक्टिव इन सोसाइटी।
तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये मतलब है कि हम अपनी फिजिकल, इमोशनल और सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को कितना इम्प्रूव करते हैं, ताकि हम सोसाइटी में कॉन्फिडेंट रह सकें, बैलेंस रह सकें और इफेक्टिव रह सकें। ट्रेनिंग फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंक्लूड्स structured methods and practices to enhance self awareness, communication, behavior and overall character. तो पर्सनैलिटी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्ट्रक्चर, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती हैं। ये सब क्यों करवाई जाती है ट्रेनिंग? आपके सेल्फ अवेयरनेस को एनहेंस करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, आपके बिहेवियर और आपके ओवरऑल कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी ट्रेनिंग्स करवाई जाती है। जी, नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग वंस स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज एंड गोल्स helps in self improvement and self control. Example के लिए, a student preparing for UPSC understands that his strength is quick learning but weakness is poor time management. By self awareness he sets a routine to balance it. तो अगर सेल्फ अवेयरनेस है इंसान के अंदर, तो अगर कोई यूपीएससी बच्चा है, उसके अंदर स्ट्रेंथ तो ये है कि वो जल्दी सीख लेता है, लेकिन वीकनेस है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तो अगर वो सेल्फ अवेयरनेस स्किल को डेवलप कर लेगा तो वो इसको बैलेंस कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, इस स्किल से भी पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, ठीक है, ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो देख लेते हैं, इंक्लूड्स वर्बल कम्युनिकेशन में उसके स्पोकन वर्ड्स पे ध्यान दिया जाता है, नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, इन पे फोकस किया जाता है, एंड रिटन कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है। इससे भी पर्सनालिटी अच्छी होती है। अगर आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, जेस्चर्स अच्छे हैं, आई कांटेक्ट अच्छा है, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। एसेंशियल फॉर लीडरशिप, टीचिंग, इंटरव्यूज एंड रिलेशनशिप्स, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो ट्रेनिंग होती है वो जरूरी होती है लीडरशिप के लिए, टीचिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए एंड रिलेशनशिप्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द वे यू ग्रीट, सिट एंड आंसर्स इम्पैक्ट द इंटरव्यूअर मोर देन जस्ट योर नॉलेज। कि इंटरव्यू में सिर्फ आपकी नॉलेज काम नहीं आएगी। इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो तो आप किस तरीके से ग्रीट करते हो, अपने पैनल को किस तरीके से ग्रीट करते हो। यूपीएससी में इंटरव्यू में जो आपका यूपीएससी इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट आप उसे बोलते हो, पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हो ना इंटरव्यू को, मतलब कि उसमें आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, ना कि आपकी नॉलेज चेक होती, ठीक है। तो आपकी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के टाइम पे कि आप किस तरीके से ग्रेड करते हो, किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से इम्पैक्टफुली आंसर करते हो और किस तरीके से उन्हें इम्प्रेस कर पाते हो इंटरव्यूअर्स को, ठीक है। अपने आंसर्स के थ्रू, अपनी सीटिंग के थ्रू, अपनी ग्रेड्स के थ्रू किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हो आप इंटरव्यूअर के ऊपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट योर नॉलेज, आपकी नॉलेज से ज़्यादा। नेक्स्ट है आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ट्रेनिंग्स होती हैं। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, अचीवमेंट्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट। जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी प्रैक्टिस से, अचीवमेंट से एंड पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। एक्टिविटीज लाइक पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस हेल्प बूस्ट इट। ये सब हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। पब्लिक स्पीकिंग, debates, group discussions. Example के लिए, a shy students who regularly practices speaking in front of a mirror gains the confidence to present in class. तो बच्चा वैसे शाई है, लेकिन अगर रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है मिरर के सामने तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल एंड यूज इमोशंस पॉजिटिवली। ट्रेनिंग इंक्लूड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड एंगर कंट्रोल। इसमें सारी ट्रेनिंग्स होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड एंगर कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए, अ टीचर हु अंडरस्टैंड व्हेन अ चाइल्ड इज एंजियस एंड मोटिवेट्स देम काइंडली शोज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। अगर टीचर समझ पा रहा है कि बच्चा चिंतित है, एंजियस है, और उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, और टीचर कोशिश कर रहा है उन्हें मोटिवेट करने की, ठीक है, तो इसका मतलब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है टीचर के अंदर। अगर बच्चे को समझ पा रही है टीचर, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके इमोशंस को समझ पा रही है, हाई, इसका मतलब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल स्किल्स एंड एटिक्यूट। पोलाइटनेस, कॉपरेशन, टीम स्पिरिट एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स, ये सब सिखाया जाता है सोशल स्किल्स में। लर्निंग हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स,
लर्निंग करना सिखाता है कि हम अलग अलग सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सेइंग थैंक यू, सॉरी और लिसनिंग केयरफुली ड्यूरिंग टीम वर्क क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन। ये सारी चीजें पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर रही है करते हैं कि आप किस तरीके से सॉरी बोलते हो, किस तरीके से थैंक यू करते हो, केयरफुली सुनते हो आप जब टीम वर्क में काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी सोशल स्किल्स को दिखाती है। लीडरशिप एंड टीम वर्क ट्रेनिंग टीचेस डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गाइडिंग अदर्स। जो ट्रेनिंग होती है वो हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाती है और गाइडिंग दूसरों को गाइड करना सिखाती है। हेल्प्स इन प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ, ये हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करती है पर्सनल के साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए अ ग्रुप प्रोजेक्ट इन कॉलेज ट्रेन्स स्टूडेंट्स इन लीडरशिप एंड टीम वर्क व्हेन वन स्टूडेंट मैनेज टास्क एंड कोऑर्डिनेट्स विद अदर्स। ग्रुप प्रोजेक्ट है कॉलेज में, वो उस प्रोजेक्ट का क्या मोटिव है, बच्चों को ट्रेन करना लीडरशिप में एंड टीम वर्क में। जब एक स्टूडेंट मैनेज करता है टास्क को एंड कोऑर्डिनेट करता है दूसरों के साथ। ठीक है। इस ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट किस तरीके से टास्क को मैनेज कर पा रहा है और कैसे दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। नेक्स्ट ट्रेनिंग दी जाती है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस। टेक्निक्स लाइक योगा, मेडिटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट आर टॉट। ये सारी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो सके। योगा, मेडिटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन हैंडलिंग फेलियर्स एंड सेटबैक्स पॉजिटिवली। फेलियर्स को हैंडल करना सिखाते हैं और सेटबैक्स को पॉजिटिवली लेना सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ यूपीएससी एस्पिरेंट फेलिंग ट्वाइस बट कंटिन्यूइंग प्रिपरेशन विद न्यू स्ट्रैटेजी शोज रेजिलियंस। कि अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो 2 बार फेल हो गया लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूअस प्रिपेयर किए जा रहा है, वो नई स्ट्रेटी हर बार नई नई स्ट्रैटेजी लगाया जा रहा है, तो उससे उसका रेजिलियंस शो होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एथिक्स एंड वैल्यूज। ये भी सिखाया जाता है एथिक्स एंड वैल्यूज। ये चैप्टर देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हैं यूपीएससी के, और भी जीएस पेपर्स में भी हेल्प करेंगे ये सारे। एथिक्स का पेपर भी होता है आपका, ये सारे पेपर्स होते हैं। सोसाइटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, सोसाइटी का भी पेपर होता है ना, सोशियोलॉजी का। सब में ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एथिक्स एंड वैल्यूज भी सिखाई जाती है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग फोकसेस ऑन ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। इस ट्रेनिंग में आपकी ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है आपको। अ पर्सन विद गुड वैल्यूज डेवलप्स अ स्ट्रांग एंड रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी। एक पर्सन है जिसकी गुड वैल्यूज हैं, जिसके पास गुड वैल्यूज हैं, उसके अंदर स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स विद कंपैशन एंड फेयरनेस इज रिस्पेक्टेड मोर देन वन हु ओनली फोकसेस ऑन मनी। तो एक डॉक्टर जो है, जो पेशेंट्स को कंपैशन और फेयरनेस के साथ ही ट्रीट कर रहा है, वो उससे ज्यादा बेटर होगा जो कि सिर्फ पैसे पे फोकस कर। तो पैसे पे जो ज्यादा फोकस कर रहा है, उससे ज्यादा वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा जो अपने पेशेंट्स को फेयरनेस, मतलब बायस नहीं है वो, और सही तरीके से अपने पेशेंट्स को डील कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। मेथड्स कौन कौन से हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के? वर्कशॉप्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, इसमें फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड इंटरव्यू स्किल्स पे। रोल प्लेइंग एंड ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इंप्रूव करते हैं कॉन्फिडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप होती है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जर्नलाइजिंग, मेडिटेशन एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्ट्रेस हैंडलिंग इसमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, डेवलप हिज पर्सनालिटी थ्रू डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी या ह्यूमिलिटी एंड नॉलेज, बिकमिंग द पीपल्स प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में क्या डेवलप किया? डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी एंड नॉलेज, ये सब डेवलप होने के बाद ही लोगों ने उन्हें अपना प्रेसिडेंट बनाया। रतन टाटा की एग्जांपल ले लो। नोन फॉर लीडरशिप, लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत अच्छी लीडरशिप करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी है। शोइंग हाउ पर्सनालिटी ट्रेट्स कैन बी डेवलप एंड ट्रेंड। तो इससे शो होता है कि किस तरीके से उन्हें उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलप की गई है, किस तरीके से ट्रेन किया गया है। पीवाईक्यूज देख लेते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाउ डू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस contribute टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट? What role does self awareness play in shaping personality?
ये आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, बिग फाइव फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है बिग फाइव फैक्टर थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड द फाइव फैक्टर मॉडल, FFM, और ओशियन मॉडल भी बोलते हैं। मैंने याद भी करवाया है पिछली स्लाइड्स में, ओशियन की फुल फॉर्म देखेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डेवलप बाय साइकोलॉजिस्ट कोस्टा एंड मैकक्राय, मैकक्राय ने और कोस्टा ने, दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। बेस्ड ऑन ट्रेट अप्रोच सेज ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग फाइव ब्रॉड डायमेंशंस, फाइव ब्रॉड डायमेंशंस के थ्रू इसमें पर्सनैलिटी को शो किया गया है। these traits are universal and stable across cultures। एक्रोनिम याद कर लो इसका, ओशियन से याद रखोगे। ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कॉन्शियसनेस, ई फॉर एक्सट्रोवर्जन, ए फॉर एग्रीएबलनेस एंड एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। फाइव फैक्टर डिटेल में देख लो। फर्स्ट है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ट्रेड्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस। हाई ओपननेस लव्स न्यू एक्सपीरियंस, इंजॉय आर्ट एंड आइडियाज, ट्रेवल। इन सबको जिनके अंदर हाई ओपननेस होगी, मतलब ज्यादा खुले लोग होते हैं ना, खुले विचारों वाले लोग, वो पसंद करते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस को, आर्ट्स को एंजॉय करते हैं, आइडियाज को और ट्रेवलिंग पसंद करते हैं। लो ओपननेस है तो वो प्रेफर करेंगे रूटीन को, ट्रेडिशनल वेज को और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, A student who experiments with new study methods, हाई ओपननेस है, नई नई स्टडी मेथड्स अप्लाई कर रहा है तो हाई ओपननेस। अ पर्सन हु स्टिक्स टू ओनली वन फिक्स्ड मेथड एंड अवॉइड्स चेंज, और फिक्स मेथड पे जो बच्चा अटका हुआ है और चेंजेस को अवॉइड कर रहा है तो उसके अंदर लो ओपननेस है जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्शियसनेस। इसमें ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, गोल ओरिएंटेड ट्रेड्स होते हैं। हाई कॉन्शियसनेस होती है तो मतलब कि बच्चा कैसा है, हार्ड वर्किंग है, रिलायबल है, प्लान्स अहेड, मतलब आगे की तरफ सोच पाता है, आगे की तरफ प्लानिंग्स कर पाता है। लो कॉन्शियसनेस है तो केयरलेस है बच्चा, इम्पल्सिव है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु फॉलोज अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, हाई कॉन्शियसनेस है। अगर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है तो हाई कॉन्शियसनेस। अ स्टूडेंट हु प्रोक्रेस्टिनेटेड एंड स्टडीज ओनली एट द लास्ट मोमेंट, अगर जो बच्चा है सिर्फ लास्ट मोमेंट पर ही पढ़ाई करता है तो उसके अंदर लो कॉन्शियसनेस है, मतलब केयरलेस है बच्चा, सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पढ़ के कौन पास होता है, ठीक है। तो केयरलेस बच्चा मतलब लो कॉन्शियसनेस उसके अंदर होगा। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्जन, ठीक है जी। एक्सट्रोवर्जन है ट्रेड्स, सोशिएबिलिटी, टॉकेटिवनेस, एनर्जेटिक, एजर्टिव, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है एक्सट्रोवर्जन। हाई एक्स्ट्रावर्जन है तो आउटगोइंग होगा, इंजॉय ग्रुप एक्टिविटीज, एंथुसियास्टिक होगा, ग्रुप एक्टिविटीज को भी इंजॉय करेगा और जोश जोश से भरपूर होगा वो बच्चा, सभी काम फटाफट पूरी एनर्जी के साथ कर पाएगा। लो एक्स्ट्रावर्जन है मतलब इंट्रोवर्ट होता है, प्रेफर सॉलिट्यूड, क्वाइट, रिफ्लेक्टिव होता है। सॉलिट्यूड मैंने बताया ना, अकेलापन ही पसंद होता है इंट्रोवर्ट लोगों को, अकेलापन है, हर चीज सोलो करना पसंद करेगा, अकेले काम करना पसंद करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा, तो वो इंट्रोवर्ट है। लो एक्स्ट्रावर्जन है मतलब उसके अंदर क्वाइट रहता है, चुपचाप रहता है और रिफ्लेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, अ टीचर हु एंजॉयज इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स ऑल डे, हाई एक्स्ट्रावर्जन है, मतलब कि एक टीचर है जो कि बच्चों के साथ पूरा दिन इंटरेक्ट करती रहती है, इंजॉय करती है इंटरेक्शन को, तो उसके अंदर हाई एक्स्ट्रावर्जन है। और जबकि एक मान लो एक रिसर्चर है हु प्रेफर्स वर्किंग अलोन इन द लाइब्रेरी, और एक रिसर्चर है लाइब्रेरी में अकेला काम करना प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब इंट्रोवर्ट है, वो लो एक्स्ट्रावर्जन है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस, ट्रेड्स है इसमें काइंडनेस, ट्रस्ट, एम्पैथी, कॉपरेशन। हाई एग्रीएबलनेस है तो हेल्पफुल होगा, फॉरगिविंग होगा, सपोर्टिव होगा, तो हेल्पफुल नेचर होगा उसका, क्षमा करने वाला होगा, माफ करने वाला होगा, सपोर्टिव होगा, सबकी हेल्प करने वाला होगा, ठीक है। लो एग्रीएबलनेस है तो कॉम्पिटिटिव होगा, स्टबर्न होगा, मतलब जिद्दी होगा, एंड सस्पिशियस होगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, स्टबर्न एंड सस्पिशियस। एग्जाम्पल के लिए, अ फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प यू इन नीड, अगर आपको ज़रूरत है और वो फ्रेंड आपकी हमेशा हेल्प करता है आपकी ज़रूरत में, तो उसके अंदर हाई एग्रीएबलनेस है, मतलब उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हेल्पफुल है, फॉरगिविंग है, सपोर्टिव है। और एक कलीग है हु नेवर शेयर्स रिसोर्सेज एंड ऑलवेज कम्पीट्स,
कभी अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करेगा, हमेशा कम्पीट करता रहेगा, मतलब लो एग्रीएबलनेस है, मतलब कि उसमें हेल्पफुल नेचर नहीं है, फॉरगिविंग नहीं है, सपोर्टिव नेचर नहीं है, उसका स्टबर्न है, सस्पिशियस है। ठीक है जी। नेक्स्ट है न्यूरोटिसिज्म। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, एंजाइटी, मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस प्रोन होते हैं, ये सारे ट्रेड्स हैं इसके। हाई न्यूरोटिसिज्म होता है तो गेट्स वरीड, इजीली जल्दी चिंता करने लग जाएगा, पर्सन इमोशनली रिएक्टिव होता है। अगर लो न्यूरोटिसिज्म होता है तो काम होता है, इमोशनली स्टेबल है एंड रिलैक्स होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ पर्सन हु पैनिक्स बिफोर एन एग्जाम, एग्जाम से पहले पैनिक करता है कोई इंसान, तो उसके अंदर हाई न्यूरोटिसिज्म है। और एक पर्सन है जो हमेशा काम होता है एंड कॉन्फिडेंट होता है टफ सिचुएशंस में, तो उसके अंदर लो न्यूरोटिसिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिग फाइव। बिग फाइव की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। यूज्ड इन रिक्रूटमेंट, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। बिग फाइव जो है, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, बिग फाइव थ्योरी, वो हेल्पफुल होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में, काउंसलिंग में, एजुकेशन में, हेल्प करती है प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस, लीडरशिप क्वालिटीज एंड मेंटल हेल्थ, इनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इन मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी में मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्रिटिसिज्म भी है इसके। क्रिटिसिज्म क्या है? टू ब्रॉड, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इग्नोर डीपर एस्पेक्ट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी। तो डीपर एस्पेक्ट्स को इग्नोर करती है ये जो बिग फाइव फैक्टर थ्योरी है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को, मोरालिटी को, इनको इग्नोर करती है। पर्सनालिटी कैन चेंज ओवर टाइम विद एक्सपीरियंसेस, बट बिग फाइव एज्यूम्स स्टेबिलिटी। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ये भी है कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि अगर एक्सपीरियंस हो, बच्चा लर्निंग पे फोकस करे, टाइमली, टाइम टू टाइम, मतलब लेवल उसका बढ़ता जाता है ना, अगर उसकी लर्निंग अच्छी है, लर्निंग करता रहेगा, एक्सपीरियंस करता रहेगा, तो एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। लेकिन बिग फाइव क्या कहती है कि पर्सनैलिटी स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी को एज्यूम करती है बिग फाइव, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है जी। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो रतन टाटा की बात कर लेते हैं। हाई एग्रीएबलनेस है, मतलब काइंड है, हम्बल है, हाई कॉन्शियसनेस है, डेडिकेटेड है। ठीक है। इलॉन मस्क की बात करें तो हाई ओपननेस है उनके अंदर, हाई ओपननेस मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, खुले विचारों से सोच पाते हैं वो, तभी तो नई नई डिस्कवरी कर रहे हैं ना वो, है ना। तो इलॉन मस्क में इनोवेशन है, इमेजिनेशन है। महात्मा गांधी की बात कर ले तो हाई एग्रीएबलनेस है महात्मा गांधी में भी, मतलब कि नॉन वायलेंस है, अहिंसा को अपनाते हैं, है ना, एम्पैथी है उनके अंदर, तो हाई एग्रीएबलनेस। पीवाईक्यूज देख लेते हैं। एक्सप्लेन द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। Discuss the applications of the Big Five factor model of personality in organizational settings. How does the Big Five theory differ from earlier traits theories like Cattell's 16PF? बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समरी देख लेते हैं। आप याद कैसे करोगे? ओशियन से याद करोगे। ओ फॉर ओपननेस, क्रिएटिव वर्सेस ट्रेडिशनल, सी फॉर कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस केयरलेस, E for extraversion, outgoing versus introvert, A for agreeableness, that means kind versus selfish, and N for neuroticism, that means anxious versus calm. बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, द नोशन ऑफ सेल्फ इन डिफरेंट ट्रेडिशंस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ मीन्स हु एम आई। तो सेल्फ का कंसेप्ट क्या है? सेल्फ का मीनिंग है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, और व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी, मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम, माय नेम इज मीनाक्षी एंड आई लिव इन फरीदाबाद एंड माय फादर नेम इज दिस, माय मदर नेम इज दिस, एंड हु इज माय फैमिली। ठीक है। इन सब का सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी एज क्या है, ये सब सेल्फ नहीं होता। सेल्फ का मतलब है कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। ट्रू आइडेंटिटी मतलब मैं क्या, मैं मतलब सच में क्या हूँ, मैं किन चीजों से किन चीज़ों से प्रेरित होती हूँ, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं चीज़ें। और सेल्फ का मतलब कि मैं सच में क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं, उनसे डिसाइड होता है कि मैं कौन हूँ। सिर्फ नाम से नहीं पता चलता मैं कौन हूँ। ठीक है। तो सेल्फ को जानना, सेल्फ का कंसेप्ट ही ये है, व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जानना ही सेल्फ होता है। ठीक है। डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सेल्फ डिफरेंटली।
तो अलग अलग साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो होते हैं वो हमारे नेचर ऑफ सेल्फ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. सेल्फ इज सीन एज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, वेस्टर्न व्यू, स्पिरिचुअल या फिर इनर रियलिटी ईस्टर्न व्यू. हमारे ईस्टर्न व्यू में स्पिरिचुअल इनर रियलिटी होती है, जबकि वेस्टर्न व्यू में साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट से इसे देखा जाता है सेल्फ. तो बात कर लेते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशंस ऑफ सेल्फ की. साइको एनालिटिकल व्यू, फ्रूट्स मैंने पढ़ा दिया है. फ्रूट्स को साइको एनालिटिकल का फादर भी बोला जाता है. हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी? सिगमंड फ्रूड. ठीक है, सिगमंड फ्रूड है फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेल्फ के बारे में. इंटरेक्शन ऑफ ईद ईगो एंड सुपर ईगो, 3 स्टेजेस बताई थी इन्होंने फ्रूट्स ने, ईद ईगो एंड सुपर ईगो. ईगो जो होता है ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है. ठीक है, और जो ईगो होता है वो बैलेंस, ये मैंने बताया अभी. बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड मॉरल रूल्स, तो बायोलॉजिकल ड्राइव्स ईद को बोला गया है और मोरल रूल्स सुपर ईगो को. इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है ईगो. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ स्टूडेंट वांट्स टू पार्टी, तो उसके अंदर ईद ईद होगा अगर पार्टी पसंद कर रहा है, पार्टी में जाना चाह रहा है. बट ऑल्सो वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, लेकिन एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाह रहा है, तो उसके अंदर सुपर ईगो है. फिर उसका जो ईगो होगा वो डिसाइड करेगा कि उसको स्टडी पहले करनी चाहिए और पार्टी बाद में. तो ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, इधर सुपर ईगो में, कि पहले स्टडी कर लो, बाद में अगर टाइम बचेगा तो पार्टी भी कर लेंगे. ठीक है, मतलब पहले वो प्रायोरिटी दे रहा है. ईगो जो हमारा होता है वो प्रायोरिटी देता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों, बाद में जो टाइम अगर बचता है तो बाकी चीजों को भी कर लेता है. ये ईगो मतलब दोनों में बैलेंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमनिस्टिक व्यू. ह्यूमनिस्टिक व्यू आपका कार्ल रोजर्स एंड मास्लो ने दिया था. सेल्फ को क्या बताया? आर सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ वी सी आर सेल्फ, हम खुद को कैसे देखते हैं. हेल्दी सेल्फ जो होगा कॉन्ग्रुएंस बिटवीन रियल सेल्फ, व्हाट वी आर, एंड आइडियल सेल्फ, व्हाट वी वांट टू बी. ठीक है, कि हम क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस करता है ये दोनों के बीच में, कि हम क्या हैं और हम सच में क्या बनना चाहते हैं, दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस. ये हेल्दी सेल्फ माना जाता है. एग्जाम्पल के लिए, इफ अ टीचर थिंक्स आई एम अ केयरिंग एंड कैपेबल गाइड एंड हर स्टूडेंट ऑल्सो सी हर लाइक दैट, हर सेल्फ इज हेल्दी. कि अगर टीचर समझता है कि मैं केयरिंग हूँ और बच्चों को गाइड करने में कैपेबल भी हूँ, और उसका स्टूडेंट भी सेम चीज सोच रहा है कि हाँ हमारी टीचर ऐसी ही है, केयरिंग है, गाइड करती हैं, तो उसका मतलब उसका सेल्फ कैसा है? हेल्दी सेल्फ है. नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर व्यू. सेल्फ इज फॉर्म्ड बाय थॉट्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. सेल्फ किससे फॉर्म होता है? थॉट से, बिलीव से एंड बिहेवियर पैटर्न से. एम्फेसाइजेस सेल्फ एफिशिएंसी, बिलीव इन वंस एबिलिटीज. एग्जाम्पल के लिए, अ यूपीएससी एस्पिरेंट हु बिलीव्स आई कैन क्लियर दिस एग्जाम विल स्टडी मोर इफेक्टिवली देन वन हु डाउट हिमसेल्फ. अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और उसको विश्वास है, उसको बिलीव है कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, तो वो इफेक्टिवली उस इंसान से ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई करेगा जो कि खुद पे डाउट कर रहा है. ठीक है, जो इंसान खुद पे डाउट कर रहा है कि मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उससे ज्यादा इफेक्टिवली कौन स्टडी करेगा? जिसको खुद पे विश्वास है कि मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ. तो ये इसका एग्जाम्पल था कॉग्निटिव बिहेवियरल व्यू का. नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं. ईस्टर्न ट्रेडिशंस ऑफ सेल्फ की बात कर लेते हैं. मैं आपका इंडियन ट्रेडिशंस भी हम इसे बोलते हैं, जिसमें वेदांता, योगा, बुद्धिज्म, ये सारे व्यूज आ जाएंगे. सेल्फ को आत्मा से रिलेट किया गया, ट्रू इनर सेल्फ बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड. में सेल्फ को क्या बताया गया है? कि आत्मा है, सेल्फ हमारी आत्मा है. ट्रू इनर सेल्फ है जो कि बॉडी और माइंड के बियॉन्ड है. गोल क्या है? रियलाइज दैट आत्मा. गोल ईस्टर्न ट्रेडिशंस का सेल्फ का मतलब यही होता है, उनका मोटिव यही होता है कि आत्मा को रियलाइज करना, आत्मा को जानना. जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है यूनिवर्सल सोल को बोलेगा. ठीक है, ईगो डिजायर्स मटेरियल थिंग्स, टेम्परेरी इल्यूजन्स, माया. तो ईस्टर्न व्यू ये है कि जो हमारा ईगो होता है, डिजायर्स हमारी इच्छाएं जो होती है, मटेरियल थिंग्स जो भी होती है, वो टेम्परेरी इल्यूजन्स होती है, मतलब कि माया बोला गया है हमारे ईस्टर्न व्यू में. एग्जाम्पल के लिए, मेडिटेशन हेल्प्स अ पर्सन रियलाइज दैट स्ट्रेस एंड सक्सेस आर टेम्परेरी बट इनर पीस इज परमानेंट. मेडिटेशन हेल्प करती है पर्सन को रियलाइज करवाने में
कि जो स्ट्रेस है और सक्सेस है वो टेम्परेरी है, बट इनर पीस जो होती है वो परमानेंट होती है। ये हमारे ईस्टर्न ईस्टर्न व्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या बोला गया है? कंसेप्ट ऑफ अनत्ता, नो सेल्फ। सेल्फ इज नॉट परमानेंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 एग्रीगेट्स। कंधास ने दिया था ये, ठीक है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कहता है कि सेल्फ परमानेंट नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 एग्रीगेट्स। 5 एग्रीगेट्स का कलेक्शन है जिसे स्कंदास बोला गया है। 5 एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं? बॉडी सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेंटल फॉर्मेशंस, कॉन्शियसनेस। मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको क्लियरली दिख जाइए, ठीक है जी। एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, ठीक है। तो 5 एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं? बॉडी सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेंटल फॉर्मेशंस एंड कॉन्शियसनेस। सेल्फ कीप्स चेंजिंग, क्लिंगिंग टू ईगो कॉजेज सफरिंग, ठीक है। जो हमारा ईगो होता है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि सेल्फ जो है वो चेंजेबल होता है, सेल्फ खुद को चेंज करता रहता है और ईगो को क्लिंग करता है। जो कि ईगो क्या है, ईगो क्या काम करता है, ईगो किसका कारण बनता है? सफरिंग का, हमारे दुखों का कारण बनता है। तो इस बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अ मॉन्क डज नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद नेम, मतलब जो एक साधु होता है वो अपने आप को इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करता, अपने नाम से, अपने स्टेटस से, अपनी पोजेशन से। he sees these as temporary। तो जो एक मंक होता है ना, जो एक साधु होता है, वो खुद को अपने नाम से, अपने स्टेटस से आइडेंटिफाई नहीं करता, बल्कि वो ये सोचता है कि ये सारी चीजें तो टेम्परेरी है। वो अपनी इनर सोल से खुद को आइडेंटिफाई करता है। तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चाइनीज ट्रेडिशन की, कंफ्यूजनिज्म एंड टाओइज्म। कंफ्यूजनिज्म क्या कहते थे? सेल्फ इज शेप्ड बाय सोशल रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, जैसे सन, टीचर, सिटीजन्स। अपने सोशल रोल से सेल्फ की शेपिंग होती है, जैसे सन हो गया, टीचर हो गया, सिटीजन हो गया। टाओइज्म कहता है सेल्फ शुड लिव इन हार्मोनी विद नेचर एंड फॉलो द फ्लो ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल के लिए, इन चाइना बीइंग अ गुड सन और डॉटर इज सेंट्रल टू सेल्फ आइडेंटिटी। मतलब कि चाइना में इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि एक अच्छा बेटा बनना या एक अच्छी बेटी बनना, वो सबसे मेन मेन है, मतलब सेंट्रल रोल प्ले करता है। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी बनना, वहां पे इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, अपने आप को सेल्फ आइडेंटिटी, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, अच्छी बेटी हूँ, इससे उसकी सेल्फ को आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपैरिजन कर लेते हैं वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न में। तो नेचर क्या है सेल्फ का? वेस्टर्न में स्टेबल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ईस्टर्न में क्या है? स्पिरिचुअल, डायनामिक, चेंजिंग। फोकस करता है वेस्टर्न व्यू में इंडिविजुअल गोल्स, पर्सनल ग्रोथ। ईस्टर्न व्यू में यूनिटी, हार्मोनी, लिबरेशन, मोक्ष और निर्वाणा, इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है ईस्टर्न व्यू में। मेथड क्या है वेस्टर्न व्यू में? थेरेपी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ईस्टर्न व्यू में मेथड क्या है? मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस, ठीक है। तो ये कंपैरिजन मैंने बताया है वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न में। सेल्फ के लिए वेस्टर्न व्यू क्या है और ईस्टर्न व्यू क्या है, दोनों में कंपैरिजन। बात कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की। वेस्टर्न सेल्फ, अ साइकोलॉजिस्ट इन द यूएस हेल्प्स पेशेंट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। सेल्फ कंसेप्ट थेरेपी बोलते हैं इसको। इंडियन सेल्फ क्या है? स्वामी विवेकानंद टॉट दैट ट्रू सेल्फ इज बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड। जबकि हमारे ईस्टर्न में सिखाया जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद सिखाते थे, जो ट्रू सेल्फ होता है वो बॉडी और माइंड के बियॉन्ड होता है। जबकि वेस्टर्न में सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, ठीक है।
बुद्धिस्ट सेल्फ में दलाई लामा का एग्जांपल देख लो, एम्फेसाइजेस, दलाई लामा किस पे एम्फेसाइज करता था, कंपैशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, ईगो से डिटैचमेंट को और कंपैशन को एम्फेसाइज करता है दलाई लामा, बुद्धिस्ट सेल्फ है। पीवाईक्यूज देख लेते हैं, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, कंपेयर द नोशन ऑफ सेल्फ इन बुद्धिस्ट एंड साइको एनालिटिकल ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है आपका, हाउ डू ह्यूमनिस्टिक एंड वेदांतिक व्यूज ऑफ सेल्फ डिफर इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपके पीवाई क्यूज थे। नेक्स्ट समरी देख लेते हैं आप, जो आपको याद करने में इजी रहेगी, वेस्टर्न सेल्फ की एंड ईस्टर्न सेल्फ की। वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि वेस्टर्न मतलब जो वेस्टर्न सेल्फ होता था वो एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करते थे, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है एक्चुअल में, जो है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव हो, जबकि ईस्टर्न वाले ज्यादातर आत्मा पे, सोल पे, और जो हो गया आपका मोक्ष पे, मेडिटेशन पे, योगा पे, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, समरी देख लेते हैं। वेस्टर्न जो है फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं, ईगो, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एफिशिएंसी। एंड ईस्टर्न सेल्फ में यूनिवर्सैलिटी पे फोकस करते हैं, यूनिवर्सैलिटी, सॉरी आई थिंक स्पेलिंग ठीक है क्या, यूनिवर्सैलिटी, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक लग रही है, चलो कोई नहीं, आप देख लेना इसकी स्पेलिंग। फोकस ऑन यूनिवर्सैलिटी में आत्मा पे फोकस किया जाता है, नो सेल्फ, इसका ईस्टर्न का मानना है कि कोई सेल्फ नहीं होता, सब मोह माया है, आत्मा पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और सोशल हार्मोनी पे फोकस किया जाता है, मतलब मेडिटेशन पे, योगा पे, इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है। ये समरी है कि इस तरीके से, इस समरी से आप वेस्टर्न और ईस्टर्न सेल्फ को रिमेम्बर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पूरी 66 स्लाइड्स, जो मैंने वन वीडियो में कवर किया, पूरी यूनिट एक ही वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको ढंग से रीड करना है, अच्छे से एक एक वर्ड रीड करना है, तो आप पॉज कर करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर स्पीड स्लो कर सकते हो आप वीडियो की। अगर मैंने ज्यादा आपको लग रहा है तेज पढ़ाया है तो स्पीड स्लो कर रहे हो, कर सकते हो, और जिन बच्चों को लगता है धीरे पढ़ाया है वो अपनी स्पीड फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आज पूरी फुल वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा फुल चैप्टर कवर किया, पूरी यूनिट कवर की है पर्सनालिटी की, और हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है। तो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्यादा हार्टफुली मैंने मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क लगाया है। उसके बाद भी अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो बच्चों, पता नहीं, शायद मेरी ही वीडियोस में कुछ कमी होंगी। ठीक है, बट सीरियसली बहुत बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, और आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी वीडियोस जो भी मैंने आपको साइकोलॉजी की प्रोवाइड कराई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें प्लीज़। एंड अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स, फाइनल बात, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। इसको पढ़ लेना, ठीक है, ढंग से पढ़ लेना, एक बार में समझ नहीं आता, दो बार तीन बार पढ़ लेना, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है जी, गुड लक।